मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C11 बी रैंक या एस रैंक। अध्याय 11 बी रैंक या एस रैंक। आह कितना गर्म। जियो मिंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वह जियो शान को अपने बगल में लगातार बड़बड़ाते हुए सुन रहा था। अगर गर्मी लग रही हो तो तंबू में चले जाओ। मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं उन वरिष्ठों को नहीं हरा सकता, जियो शान ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने विरोध नहीं किया और हरे तंबू में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हें उन वरिष्ठों ने तुरंत बाहर निकाल दिया और आज तक वे स्वयं को बंद करके बैठे हैं। क्या ये बाघ की मांद के सामने आत्मसमर्पण करना नहीं है? एंस भूल जाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलूंगा। क्या तुम लड़ने जा रहे हो? जियो शान जानता था कि जियो मिंग ने पहले स्टारडू प्रैक्टिशनर को तोड़ दिया था और उसकी ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। उसका स्वर उत्साहित था। इस समय जियो शान की नज़र में जियो मिंग का छोटा सा आकार बहुत शानदार था। सही, जियो शान लगातार बात कर रहा था। इसके अलावा मौसम वास्तव में गर्म था, इसलिए जियो मिंग ने इसके बारे में सोचा और जानता था कि अब दिखावा करने की उसकी बारी होने वाली है। दुर्भाग्य से जियो मिंग को दिखावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब लोग अंदर आ जाओ। जियाओ मिंग अभी खड़ी ही हुई थी कि बड़े हरे तंबू से एक पुरुष की आवाज़ आई। हे, अब समय आ गया है। ये वाक्य सुनकर नए प्रवेश पाने वाले छात्र खुशी से भर गए। अपने हाथ ऊपर उठाए, वे जल्दी से खड़े हो गए, अपने नितंबों को थपथपाया और तंबू की ओर चल दिए। जियो मिंग ने भी तुरंत दिखावा करने का विचार त्याग दिया और जियो शान को तंबू की ओर खींच लिया। यह आवाज़ सुनकर स्टो के बाहर खड़े सभी छात्र भी स्टो में घुस गए। हा, ऐसा लगता है कि मैं इस बार एक राक्षस को भर्ती करने के लिए काफ़ी भाग्यशाली हूँ। जैसे ही जियाओ मिंग तंबू में दाखिल हुआ, उसने एक बड़े आदमी को बाघ की पीठ और घनी दाढ़ी के साथ उसे ऐसे देखता हुआ देखा जैसे वह किसी खजाने को देख रहा हो, और उसके चारों ओर के सभी छात्र उसे प्रशिक्षक जीहू कहकर बुला रहे थे। प्रशिक्षक, वे उसकी ओर देख रहे थे, इसलिए जियाओ मिंग उसे न देखने का नाटक नहीं कर सका और विनम्रता से उसका अभिवादन करने के लिए अपना सिर हिलाया। ठीक है, पहले थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी प्रतिभा के स्तर को रिकॉर्ड करूंगा। जीहू ने जियो मिंग की विनम्रता पर संतुष्टि में सिर हिलाया। इस उम्र तक पहुंचने के लिए प्रतिभा बुरी नहीं होनी चाहिए, और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। बुरा नहीं। ये कहना होगा कि यद्यपि जिया नान अकादमी का नए लोगों को निराश करने का तरीका थोड़ा असहानुभूतिपूर्ण था, फिर भी इसका प्रभाव थोड़ा कम ही हुआ। कम से कम नए छात्र, जो तपती धूप में पसीने से लथपथ थे, पहले आने की तुलना में अधिक संयमित थे, और जो लोग जियाओ मिंग के साथ अंदर आए थे, वे सभी छायादार कोनों में दुबके हुए थे। उनकी आंखें लगातार तंबू के अंदर की ओर देख रही थीं। जब सभी लोग आ गए तो गेहूं ने अपनी हथेली हिलाए, उसकी उंगली पर एक भंडारण अंगूठी चमक उठी और उसकी चौड़ी हथेली में एक हरा स्क्रॉल और एक स्याही कलम दिखाई दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ जीहू ने कहा, छात्रों, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बधाई। अब आप जियानान अकादमी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अकादमी को छात्रों की संभावित मूल्य में अंतर करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अब आपकी सटीक ताकत जानने की जरूरत है। 8 सितारा डू शिष्य, जो रैंक F का संभावित मूल्य है, जियानान अकादमी का मानक है। 9 सितारा डू शिष्य रैंक E के संभावित मूल्य से संबंधित है। 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर रैंक D, 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर रैंक C, और इसी तरह उच्चतम स्तर। दूसरी ओर, यह एक 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर है, और निश्चित रूप से यहाँ आयु सीमा 18 वर्ष या उससे कम है। एस रैंक की संभावना वाले नए छात्र, जियानान अकादमी को हाल के वर्षों में लंबे समय से कोई नहीं मिला है। मुझे आप में से किसी के भी एस रैंक होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं रैंक से संतुष्ट हो जाऊंगा, जीहू ने कहा और जियाओ मिंग की ओर उम्मीद से देखा, जिसने कम उम्र में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। वह अभी भी आशान्वित था। कभी कभी उम्र एक बड़ा फायदा होती है। ठीक है, एक एक करके आगे आओ और अपनी आयु रेटिंग बताओ, बाएं से शुरू करते हुए। माशी, 17 वर्ष, 9 सितारा डू शिष्य रैंक E। अगला। झाओ शुआंग, 18 वर्ष, 8 सितारा डू शिष्य रैंक F। अगला। वांग हाय, 18 वर्ष, 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर। अच्छा, अगला रैंक D। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोग परीक्षण से गुजर रहे थे। उनमें से अधिकांश डू प्रैक्टिशनर से नीचे थे। बेशक कुछ नए लोगों की कोई कमी नहीं है जो मूल रूप से 9वें स्टार डू डिसाइपल थे, लेकिन डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में असफल रहे और 8वें स्टार डू डिसाइपल तक गिर गए। जियो शान, 16 वर्ष, 9 सितारा डू शिष्य
रैंकी अगला। यह जियाओ मिंग की बारी थी। उसका छिपने का कोई इरादा नहीं था। वह जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे उतने ही अधिक संसाधन मिलेंगे, तो वह क्यों छिपेगा। इसके अलावा उसके पास जो ताकत थी उसे देखते हुए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। जियो मिंग 6 वर्ष 3 सितारा 2 प्रैक्टिशनर। वाह। जैसे ही जियो मिंग के शब्द निकले उसके अंदर से आश्चर्य की चीख निकली जिससे वह लगभग बहरा हो गया। जब गेहूं ने ये सुना तो उसका दिल खुशी से फट गया। उसके हाथ में कलम लगभग टूट गया। उसने अपना सिर उठाया और जलती आंखों से अपने सामने लड़के को देखा। उसने सही अनुमान लगाया था। उसने वास्तव में एक खजाना उठा लिया था। हम आपकी वर्तमान ताकत के अनुसार इसे बी रैंक में गिना जाना चाहिए, लेकिन आप केवल 6 साल के हैं, इसलिए आपको एस रैंक देना ठीक है ना। जियाओ मिंग को उम्मीद नहीं थी कि कोई चीज़ इतनी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं था, तो कौन इससे बेहतर सौदे को ठुकराएगा। जब सभी ने परीक्षण पूरा कर लिया तो गेहूं ने सभी को घर जाने और अपने परिवारों को अलविदा कहने और 3 दिनों में मिलने के लिए यहाँ वापस आने के लिए कहा। 3 दिन बाद जियानान अकादमी से एक उड़ने वाला कारवा वुटेन शहर में आएगा और तब तक वे सीधे अकादमी के लिए उड़ान भर सकते थे। इन 3 दिनों के दौरान जियानान अकादमी के प्रवेश परीक्षा परिणाम पहले ही प्रसारित हो चुके थे और जियाओ मिंग की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ गई। जियाओ मिंग ने इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इन 3 दिनों के दौरान हमेशा की तरह खेती करना जारी रखा। 3 दिन बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी लोग पुनः एकत्र हुए और जियानान अकादमी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे। इस समय गेहूं ने देखा कि नए छात्र लगभग एकत्र हो गए थे। उन्होंने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर 2 कदम आगे बढ़ाए, सभी नए लोगों का सामना किया और सख्त लहजे में कहा, सबसे पहले जियानान अकादमी का छात्र चुने जाने पर फिर से बधाई। हालांकि अकादमी में आपके जैसे ही प्रतिभा वाले सैकड़ों छात्र हैं, इसलिए आपको अब गर्व महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या आप समझते हैं? समझा। पिछली बार पुराने छात्रों के दिमाग में स्थिति अभी भी ताज़ा थी, इसलिए नए छात्र स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहेंगे। ठीक है, यह अच्छी बात है, मेरे पीछे आओ। गेहूं ने भीड़ को चौक तक ले जाकर कुछ देर तक इंतजार किया जब तक कि आसमान में छोटे काले बिंदु दिखाई नहीं देने लगे। छोटे काले बिंदु बड़े होते गए और धीरे धीरे पक्षी के आकार की रूपरेखा दिखाई देने लगी। भारी वायु प्रवाह के कारण धूल का एक बड़ा बादल उठ गया, जिससे लोगों को धूल से बचने के लिए अपने चेहरे को हाथों से ढकना पड़ा। अंततः उड़ते हुए जादुई जानवरों की एक पंक्ति भीड़ के सामने उतरी। उनके विशाल पक्षी जैसे चेहरे सीधे उनकी ओर देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर सभी नए लोगों के चेहरे पर डर के भाव आ गए और कुछ तो पीछे हटने लगे। जियाओ मिंग शांत था, ये जानते हुए कि कोई खतरा नहीं होगा, और उत्सुक नज़र से इन उड़ते जादुई जानवरों को देख रहा था। ये उड़ने वाले पक्षी बहुत बड़े दिखते थे और उनकी आभा तीसरे दर्जे के आसपास रही होगी। वे जियानान अकादमी द्वारा विशेष रूप से पाले गए पक्षी रहे होंगे। जैसा कि जियानान अकादमी से उम्मीद की जाती है, इसकी वास्तव में एक गहरी विरासत है। प्रवेश सभी सीधे तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे डर है कि यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा यदि मेरे पास इस तरह का एक उड़ने वाला माउंट भी हो, जियो मिंग ने खुद से सोचा। हालांकि उड़ने वाले जादुई जानवरों को पालना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं थी। जियो मिंग के पास अब ऐसा करने की ताकत नहीं थी, और जब उसके पास समय और ऊर्जा होगी तो वह व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। उनके बगल में बैठे पुराने छात्र नए छात्रों का प्रदर्शन देख रहे थे और उनके चेहरों पर कमोबेश तिरस्कार झलक रहा था। अंदर ही अंदर वे सोचने लगे, ये कितने मूर्ख हैं जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। लेकिन वे भूल गए कि वे भी उन नए छात्रों की तरह ही थे। डरो मत, ये जादुई जानवर अकादमी द्वारा पाला गया एक वाहन है और हम इस पर सवार होकर अकादमी वापस आएंगे। गेहूं ने सभी के प्रदर्शन को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए समझाया। ये देखकर कि जियाओ मिंग दूसरों की तुलना में युवा और बहादुर थी, वह संतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, गेहूं अपने दुखी हुई के साथ उछल पड़ा और समूह के शीर्ष पर स्थित विशाल पक्षी के पास पहुंचा और गायब हो गया। इनमें से कुछ विशालकाय पक्षी लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते थे, और गेहूं अकेले नहीं थे जो जियामा साम्राज्य के लिए प्रशिक्षकों की भर्ती करने आए थे। यह उड़ने वाला कारवां विभिन्न शहरों से लोगों को लाने ले जाने के लिए जिम्मेदार था। कुछ ही देर में गेहूं पुनः प्रकट हुआ, एक अन्य जादुई उड़ने वाले जानवर पर कूदते हुए, और बोला, सब लोग उठो, हम जा रहे हैं। सबसे पहले बड़े छात्रों का एक समूह आया जो विशालकाय पक्षी पर कूद पड़े। अंत में नए छात्र आए जिनमें से प्रत्येक घबराहट से उछल पड़ा। जब वे सब ऊपर चढ़ गए तो जादुई उड़ने वाला जानवर अपने पंख फैलाकर कूद पड़ा।
वॉल्यूम 1 का अंतः वुटान सिटी मिनियाक डॉट 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 डॉट। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C12। मैं बहुत जल्दी मर रहा हूँ, है ना? अध्याय 12। मैं बहुत जल्दी मर रहा हूँ। सही है। अपने कमरे की खिड़की पर बैठे हुए जियाओ मिंग ने पास से गुजरते हुए हल्के बादलों को देखा और उसका दिल धड़क उठा। उड़ना ऐसी चीज थी जिसके बारे में मनुष्य केवल सपना ही देख सकता था। पिछली दुनिया में लोग आकाश में उड़ने के लिए केवल हवाई जहाज जैसे उपकरण उधार ले सकते थे, जबकि डूकी हुई महाद्वीप में जब तक उनकी ताकत डूकिंग क्षेत्र तक पहुंचती थी, वे आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक उड़ सकते थे। एक दूर राजा। यद्यपि कई लोगों के लिए डूकिंग एक ऐसा क्षेत्र था जहां वे जीवन भर के बाद भी नहीं पहुंच सकते थे, जियाओ मिंग का मानना था कि वह वहां पहुंच सकता है और यह उसकी यात्रा का अंत भी नहीं होगा। जियानान अकादमी प्रारंभिक बिंदु होगा। अपने विचारों से बाहर आने के बाद जियो मिंग ने अपना दिमाग साफ किया और अपने सिंगल बेड पर वापस बैठ गया। आंतरिक रूप से कहा, जीवन सिमुलेशन शुरू करें। समय गिनते हुए यह एक बार फिर जीवन का अनुकरण करने का समय था और जियो मिंग जीवन का अनुकरण करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। जैसी कि उम्मीद थी, सिम्युलेटर की अनोखी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग। वर्तमान सिमुलेशन की संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू होता है। पहला दिन। आप जल्दी उठे और थोड़ी देर के लिए अपने युद्ध कौशल का अभ्यास किया, जिसके बाद आप वुटान सिटी स्क्वायर में एकत्र हुए और जियानान अकादमी के उड़ते कारवा में सवार हो गए। दिन 2। आप सुबह जल्दी उठे और प्रशिक्षण के लिए अपने कमरे में लौटने से पहले उड़ने वाले जादुई जानवर में स्नान किया। दिन 3। आप अपनी ट्रेनिंग से उठते हैं और नाश्ते के बाद आप जियाओ शान से मिलते हैं। आप दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं और आपके शिक्षक जीहू जियानान अकादमी में करने के लिए कई चीजें बताते हैं। दिन 4। आपने देखा कि उड़ता हुआ कारवा रुक गया है और पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपूर्ति को फिर से भर रहे हैं। दिन 5। आप एक जादुई उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर जियामा साम्राज्य छोड़ते हैं। डॉट डॉट डॉट। दिन 16। कई दिनों के संचय के बाद आप 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। दिन 17। आपने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को पार किया और जियानान अकादमी पहुंचे और उस दिन आपको कपड़े और आपूर्ति के साथ साथ आवास भी मिला। दिन 18। आपने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। दिन 19। आपने आधे दिन की कक्षाओं में भाग लिया और शाम तक अभ्यास किया। डॉट डॉट डॉट। दिन 60। आप फिर से QE गोलियां खरीदने के लिए कीमिया विभाग गए और कई कीमियागरों से मिले। कीमियागरों के समृद्ध वित्तीय संसाधनों और उनके संबंधों के बारे में सोचते हुए आप ईर्ष्या की भावना से खुद को रोक नहीं पाए और एक कीमियागर के रूप में अपनी प्रतिभा की कमी पर आह भरी। दिन 61। आप पूरे दिन साधना करते हैं और एक 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंचते हैं। दिन 62। अपनी कक्षा के बाद आप डू तकनीक फायर पाम जुबान क्लास का अभ्यास करने के लिए चौक की ओर जाते हैं। डॉट डॉट डॉट। दिन 90। आपने किसी का सामना किया और उसे आसानी से हरा दिया। दिन 92। कल वाला आदमी अपने दोस्तों को बुलाकर उनमें से कई को अपने साथ ले आया और आप पर पलटवार करने का अवसर पाने की कोशिश की और फिर से हार गया। डॉट डॉट डॉट। दिन 100। आप जियानान अकादमी के छात्र व्यापार क्षेत्र में गए और 5वीं रैंक के जादुई जानवर फायर फ्लावर स्कॉर्पियन जानवर को आधा मिलियन सोने के सिक्कों में खरीदा। डॉट डॉट डॉट। दिन 220। आप एक डू तकनीक प्राप्त करते हैं। डॉट डॉट डॉट। दिन 338। पूरे दिन के प्रशिक्षण के बाद आप डू मास्टर के पास पहुंचते हैं। दिन 339। आपने अपनी डू तकनीक में निपुणता हासिल कर ली है। डॉट डॉट डॉट। दिन 380। आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी सामान्य जोखिम मुक्त साधना आपको संतुष्ट नहीं करती है। आप जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई में दाखिला लेते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से कोई वस्त्र नहीं है और कर्मचारियों द्वारा आपके शरीर के डेटा को मापने के बाद आपको अगले दिन इसे लेने के लिए कहा जाता है। दिन 381। आपको आपके लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन इकाई के वस्त्र प्राप्त होते हैं। डॉट डॉट डॉट। दिन 460। जियानान शहर के बाहरी इलाके में आपने और आपके साथियों ने कुछ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के गुंडों को मार डाला जिन्हें नहीं पता था कि आकाश कितना ऊंचा है। आपने ये गश्त पूरी की और रात में 3 सितारा डू मास्टर तक अपना रास्ता बना लिया। डॉट डॉट डॉट। दिन 503। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कानून प्रवर्तन इकाई टीम लीडर द्वारा आपकी बहुत सराहना की जाती है।
आपको उच्च स्तरीय जुबान क्लास 2 तकनीक फ्लेम एक्सप्लोजन शॉक स्पीयर से पुरस्कृत किया जाता है। दिन 504, आपने गश्त के दौरान एक परेशान करने वाले डू मास्टर को मार दिया है। दिन 712, छुट्टी लेने की आपकी बारी है। आप हड्डी निर्माण बहाली की गोली की 5 शीशियां खरीदते हैं और प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने के लिए जियानान अकादमी को अकेला छोड़ देते हैं। दिन 714, ग्रीनयान टाउन में आपने कई उच्च श्रेणी के डू मास्टर्स को मार डाला जो आपके भाग्य को चाहते थे। उनके छिपे हुए हमले के कारण आप मामूली रूप से घायल हो गए थे। आपको अपने घावों को ठीक करने के लिए एक सराय मिली। दिन 715, अपने घावों से उबरते हुए आपने अगली मेज पर बैठे लोगों को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के बारे में बात करते हुए सुना और यह जानकर बहुत खुश हुए कि ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का सही स्थान ग्रीनयान टाउन के पूर्वी शिखर पर सबसे बड़े पानी के तालाब के केंद्र में गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर था। दिन 716, आप अपने घावों से ठीक हो जाते हैं और गुफा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप चट्टान की गुफा में प्रवेश करते हैं, आप पर हमला होता है। सौभाग्य से ट्विन स्पिरिट्स के उदय पर भरोसा करते हुए आप गंभीर रूप से घायल नहीं होते हैं। आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि आपके आसपास पहले से ही कई लाशें हैं। आपको पता चलता है कि आप पर हमला करने वाले 2 लोग घात लगाकर हमला कर रहे थे। गुस्से में आप तीसरी श्रेणी के ब्लड ब्लास्ट पिल को निगल जाते हैं। आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और आप अंततः स्पिरिट का उपयोग करके 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर दायरे में 2 दुश्मनों को मार देते हैं। लाशों को लूटने के बाद आप रातों रात अमीर बन गए और उनसे आपको वास्तव में ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर मिला। दिन 717, आपने स्पिरिट को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करने दिया और स्पिरिट की आत्मा शक्ति अधिक प्रचुर हो गई और उसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के संक्षारक गुणों को ग्रहण कर लिया। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को पीने के बाद स्पिरिट अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा आपको लौटा देती है और आप 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते हैं। दिन 831, इनर अकेडमी चयन टूर्नामेंट खुलता है और आप इसमें प्रवेश करते हैं। दिन 838, आप अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। दिन 842, आपको और 4 अन्य लोगों को सुकियान द्वारा जियानान अकादमी के पुस्तक संग्रह हॉल में ले जाया जाता है। हॉल में आप क्लास 1 फ्लाइंग क्लाउड विंग की इंटरमीडिएट फ्लाइंग डू तकनीक प्राप्त करते हैं। दिन 1078, आप साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूवी रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं और 9 स्टार डू ग्रैंड मास्टर तक अपना रास्ता बनाते हैं। आपको लगता है कि आपकी साधना धीमी पड़ने लगी है और आप साधना के लिए गोलियां लेने पर विचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा बचत नहीं है, इसलिए आप औषधीय जड़ी बूटियों के लिए बाहर जाने पर विचार करना शुरू कर देते हैं। दिन 1090, आप घने जंगल में बैंगनी सोने की रेत इकट्ठा कर रहे थे जब आपका सामना 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर 4 पूंछ वाले दानव लोमड़ी से हुआ और आप अपने उल्टे बादल पंखों की बदौलत भागने में सफल रहे। दिन 1091, आप बैंगनी सोने की रेत के बिना रहना नहीं चाहते हैं और अंततः उन्हें प्राप्त करने के लिए चुपके से बाहर निकलते हैं। दिन 1111, आपके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं और आप फिर से जंगल में प्रवेश करते हैं। दिन 1121, औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करते समय आप 4थी श्रेणी के उड़ने वाले जादुई जानवरों के झुंड में आ जाते हैं। क्योंकि आपके पास उड़ने वाले बादल के पंख हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने पीछा करने के रास्ते में आप गलती से 6ठी श्रेणी के जादुई जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा तत्व का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध ग्रीन रॉक का मिस्टिक वाटर फ्लाइंग डू तकनीक इंटरमीडिएट फ्लाइंग क्लास 1 फ्लाइंग क्लाउड विंग्स अल्केमिस्ट टैलेंट। कृपया एक का चयन करें। मैं 4 साल से अधिक जीवित नहीं रहा, यह एक और अकाल मृत्यु है। मैं स्पष्ट रूप से एक स्थिर व्यक्ति हूँ और मैं पहले भी विलाप करता रहा हूँ कि उड़ना एक इंसान का सपना है, इसलिए ये काफी सहयोग है कि मेरे पास फ्लाइंग डू तकनीक है। जियो मिंग ने सिमुलेशन के अंतिम परिणाम को देखा और फिर निष्कर्षण विकल्पों को देखा और खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। उसके लगभग सभी पिछले जीवन अनुकरण अकाल मृत्यु में समाप्त हो गए थे। केवल कुछ वर्षों तक जीवित रहने से जियो मिंग अवाक रह गया, लेकिन इससे वह हताश नहीं हुआ। अब उसे जीवन सिम्युलेटर के अंदर मौत की आदत हो गई है। आखिरकार साधना ऐसी ही होती है, उसके पास कोई रक्षक नहीं है और बाहर अकेले संघर्ष कर रहे व्यक्ति की मृत्यु भी एक सामान्य बात है। कभी कभी जब वह खुद को सिम्युलेटर में लोगों को मारने और खतरे को सफलता में बदलने में सक्षम देखता था तो उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा है। हालांकि इस बार तीनों विकल्प काफी अच्छे हैं। जियाओ मिंग ने चुपचाप अपनी थोड़ी को छुआ। 3 विकल्पों का अच्छा होना आम बात नहीं है,
कम से कम कहने के लिए सिम्युलेटर में उड़ान की दो तकनीक ने उसे कई मौकों पर बचाया। हालांकि सिम्युलेटर ने बहुत अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्वर्ग और पृथ्वी का एक अजूबा होना चाहिए जो स्वर्गीय ज्वाला के समान हो। हालांकि यह स्वर्गीय ज्वाला जितना कीमती नहीं होना चाहिए, फिर भी यह सिम्युलेटर में दो ग्रैंड मास्टर होने के नाते स्वयं को 2 सितारों को तोड़ सकता है। इसे वर्तमान मुझे दे दो, मुझे डर है कि यह मुझे कई सितारों को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा भी बढ़ सकती है, जो एक वास्तविक चमत्कार है। जहां तक आखिरी बात है, जियाओ मिंग की आंखों में उत्साह की एक चमकदार रोशनी चमक उठी। कीमियागर की प्रतिभा, ये पहली बार था जब उसने प्रतिभा प्रकार की कोई वस्तु जीती थी। ईमानदारी से कहे तो तीनों वस्तुएं उपयोगी थीं, लेकिन फिर भी जियो मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चुनाव किया। कीमियागर प्रतिभा चुने, ये सही है, यह अल्केमिस्ट टैलेंट था, केवल एक मूर्ख ही इसे नहीं चुनेगा। इस स्थिति के साथ पैसा कमाना इतना कठिन नहीं था। कौन जानता था कि पैसा कमाने के लिए वह सिम्युलेटर में कितनी बार मर चुका था। चयन के बाद जियाओ मिंग के सामने अचानक एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी, और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया करता, वह जल्दी से उसके शरीर के अंदर भाग गया। अरे, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अपने पूरे शरीर को महसूस करने के बाद जियो मिंग को कोई असुविधा या तेज दर्द महसूस नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। थोड़ी देर इंतजार करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं है, जियाओ मिंग को केवल इस बात का अफसोस हो सकता था कि प्रतिभाओं का ये सम्मेलन उतना रोमांचक नहीं था जितना उसने सोचा था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्या BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C13 अकादमी में आगमन। अध्याय 13 अकादमी में आगमन। जियानान अकादमी की यात्रा उतनी ही उबाऊ थी जितनी सिम्युलेटर ने दिखाई थी। जियाओ मिंग, जिसने कीमियागर की प्रतिभा प्राप्त की थी, उसने भी कुछ अजीब नहीं किया, बल्कि सामान्य रूप से साधना की। रास्ते में ट्यूटर ने नए छात्रों को परिचय भी दिया। जियानान अकादमी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के केंद्र में स्थित थी। ये स्थान दुबके हुए बागों और छुपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ था। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था और कई लोग वांछित थे, साथ ही अज्ञात मूल के धन और खजाने पूरे स्थान पर घूमते थे। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कई हताश लोग हैं जो पैसे और खजाने के लिए हत्या करते हैं। शिक्षक जीहू ने छात्रों को ये भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उन्हें ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने का मन करे तो उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, अपने पैसे और खजाने को छुपाना और उन्हें उजागर न करने की कोशिश करना। दूसरी बात, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी को भी कम न आंके, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को। इसका सिर्फ एक कारण था, वे इस जगह पर जीवित रहने में कामयाब रहे। जियानान अकादमी ने हत्या की इस भूमि के बीच से सारी गंदगी साफ कर दी है तथा आसपास के क्षेत्र में व्यवस्था कायम कर दी है। अकादमी में कानून प्रवर्तन इकाई के सदस्यों द्वारा लगातार गश्त की जाती थी, जिसमें प्रशिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते थे, ताकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के उन लोगों को मार डाला जा सके जो अकादमी के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते थे, और छात्रों को दुनिया के खतरों के बारे में अधिक से अधिक बताया जा सके। जीहू के स्पष्टीकरण से जियो मिंग को भी ब्लैक कॉर्नर डोमेन की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया और 2 जीवन सिमुलेशन के माध्यम से जियो मिंग ने 4वीं कक्षा की क्यूई एकत्रित करने वाली अमृत की एक बोतल और 5वीं कक्षा की अग्नि जादूकोर जड़ा खजाना तलवार प्राप्त की, जिसे एक महान फसल माना जाता था। ... क्या ये जियानान शहर है? जब भोर हुई तो पृथ्वी के अंत से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने दुनिया के सारे अंधकार को दूर कर दिया। शहर की छवि धीरे धीरे धुंध में उभरने लगी, जो आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रही थी। यद्यपि यह आकाश में बहुत ऊपर था, लेकिन ये पूरे शहर को नहीं देख सकता था, इसलिए मैं देख सकता था कि यह वास्तव में कितना विशाल था। उठो और अपना बैकपैक करो, हम आ गए हैं। सभी छात्र अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनती नहीं थे और सभी इतनी जल्दी नहीं उठते थे। बाद में जब उड़ने वाले राक्षस शहर के लैंडिंग सेंटर पर रुके तो सभी को जल्दबाजी से बचाने के लिए ट्यूटर जीहू ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और सभी को पहले तैयार होने के लिए कहा। आसपास से आती हुई आवाजें सुनकर जियो मिंग के पास तैयार होने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी सारी चीजें उसके स्टोरेज रिंग में थीं, इसलिए उसने अपने कमरे से बाहर निकलने और बाहर गलियारे से जियानान सिटी को देखने का फैसला किया। उसी समय उसके पैरों के नीचे उड़ते हुए जादुई जानवर ने धीमी गर्जना की और अपने पंखों से कंपन करते हुए विशाल शहर पर झपट्टा मारा। ... जियानान सिटी लैंडिंग सेंटर। जियो मिंग ने उड़ते हुए जादुई जानवर को देखते हुए अपना सिर उठाया, जो एक बार फिर हवा में उड़ गया, हल्की से सांस छोड़ी, घूम गया और उनमें से अधिकांश का खुले स्थान से बाहर निकल गया।
लैंडिंग सेंटर से बाहर निकलते ही हरे पत्थरों से पक्की एक विशाल सड़क उसके सामने आ गई और सड़क पर लोगों की बढ़ती भीड़ ने जियो मिंग को गुप्त रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का माहौल वुटान शहर में देखना असंभव था और उसने इस तरह का दृश्य केवल अपने पिछले जीवन में देखा था जब वह अभी भी पृथ्वी पर था। यह महाद्वीप की सबसे पुरानी अकादमी का जन्मस्थान होने के योग्य था और केवल इसका नाम ही असंख्य लोगों को इस स्थान की ओर आकर्षित करता था। छात्रों और शिक्षकों को जियानान अकादमी स्थल पर पहुंचने से पहले शहर से होकर गुजरने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक ऊंचा भव्य द्वार था। गेट के सामने की सीढ़ियां और उससे निकलने वाला विशाल चौक स्टील से ढका हुआ है। गेट के निर्माण में उत्तम सामग्री का प्रयोग किया गया है, विशेष रूप से पट्टिका पर लिखे 4 शब्द जियानान अकादमी, जो सोने से चमकते हैं और जिनकी कीमत बहुत अधिक है। जियानान अकादमी द्वारा अकादमी के प्रवेश द्वार से ही दिखाई गई संपत्ति ने नए छात्रों को चकित कर दिया और यहाँ तक कि जियाओ मिंग को भी लगा कि जियानान अकादमी वास्तव में समृद्ध है। अकादमी में प्रवेश करने के बाद जो पुराने छात्र भर्ती में मदद करने गए थे, वे कार्य पूरा करने के लिए योगदान प्राप्त करने के बाद चले गए। सभी नए विद्यार्थी अपने अपने ट्यूटर्स के साथ प्लाजा में पहुंचे, जहां उन्हें अपने ट्यूटर्स द्वारा दिए गए मूल्यांकन स्तर के अनुसार अनुवर्ती कार्य सौंपा गया और फिर ट्यूटर्स ने विद्यार्थियों के आवास आवंटित किए। आमतौर पर छात्र को भर्ती करने वाला प्रशिक्षक ही छात्र के लिए जिम्मेदार होता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाओ मिंग को ट्यूटर जीहू को सौंपा गया था। अन्य लोगों के तितर बितर होने का इंतजार करते हुए जीहू जियाओ मिंग के पास पहुंचा। चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ मिंग को देखते हुए उन्होंने कहा, जियाओ मिंग, मूल रूप से आपकी इस प्रतिभा के साथ हमारे बाहरी आंगन के सभी ट्यूटर्स आपके निपटान में हो सकते थे। आपको मुझे सौंपे जाने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले से ही जुबान रैंक ट्यूटर हूँ। जुबान रैंक को ट्यूशन देकर मैं आपके लिए और अधिक संसाधन प्राप्त कर सकता हूँ। जियाओ मिंग की खुद कोई राय नहीं थी। वैसे भी ये जीहू ही था जो उसे भर्ती करने का प्रभारी था और जीहू ने पिछले कुछ दिनों में उसकी अच्छी देखभाल की थी। उसकी कक्षा में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वह भी नुकसान में नहीं होगा, है ना? जब जीहू ने जियाओ मिंग को सिर हिलाते हुए देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है, पहले अपना सामान पैक करो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। तुम बाहर जाकर कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीद सकती हो, फिर पैक करने के लिए छात्रावास में जाओ और आज अच्छे से आराम करो। कल उद्घाटन समारोह है। वैसे अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। जियाओ मिंग के पास वास्तव में एक सवाल था जो वह अब उससे पूछना चाहता था, इसलिए उसने जीहू को रोक दिया जो जाना चाहता था। शिक्षक जीहू, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं कीमिया विभाग में कैसे शामिल हो सकता हूं? बोहू ने आश्चर्य से कहा, क्या आप अभी भी दवा को परिष्कृत कर सकते हैं? जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं बस अंदर आकर सीखने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप कीमियागर बनना चाहते हैं? क्या आप कीमियागर की शर्तों को समझते हैं? सबसे पहले आपको अपनी खुद की विशेषता अग्नि होने की आवश्यकता है। दूसरे, आपके पास लकड़ी की ऊर्जा का एक अंश होना चाहिए और अंत में आपको एक मजबूत आत्मा की धारणा की आवश्यकता है। आप एक अग्निगुण शरीर हैं, मुझे पता है, लेकिन ये लकड़ी ऊर्जा का अंश। गेहू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह रुक गया। जियो मिंग समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगर उसके पास लकड़ी कीवी का वह निशान नहीं होता तो वह कीमियागर नहीं बन पाता। जियो मिंग भी जीहू की बातों पर गुस्सा नहीं हुआ। अतीत में उसके पास ये नहीं था और अब उसके पास निश्चित रूप से यह है। इसलिए उन्होंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैंने बहुत पहले ही अपनी योग्यता साबित कर दी है। जियो मिंग का आत्मविश्वास देखकर जीहू ने उसका विरोध नहीं किया। यदि जियाओ मिंग कोशिश करना चाहता है तो आगे बढ़ो, वह कोशिश करके नहीं हारेगा और हर साल कई लोग सफलतापूर्वक नामांकन के लिए कीमिया विभाग में जाते थे। पिछले 10 दिनों के अपने अवलोकन के आधार पर उन्होंने ये भी पाया कि जियाओ मिंग भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बकवास करता हो। अकादमी का कीमिया विभाग और कानून प्रवर्तन इकाई एक ही है और हमारे शिक्षण वर्गों के साथ कोई संघर्ष नहीं है। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो आप कल के उद्घाटन समारोह के बाद सीधे आवेदन कर सकते हैं और जब तक आप आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तब तक आपको भर्ती कर लिया जाएगा। कीमिया विभाग में शामिल होने के बाद विशेष प्रशिक्षक भी होंगे जो गोली शोधन कौशल सिखाने के प्रभारी होंगे और छात्रों को अनुभव प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से औषधीय सामग्री भी प्रदान की जाएगी। हालांकि कीमिया विभाग में पहली बार छात्रों को दी गई रैंक लागू नहीं होती है। आपकी एस रैंक लागू नहीं होती है
और यदि आप वहां अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। सुनने और समझने के बाद जियाओ मिंग मुस्कुराया और जीहू से कहा, समझ गया, भ्रम को दूर करने के लिए ट्यूटर को धन्यवाद। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C14 एल्डहुओ का शिष्य बनना। अध्याय 14 एल्डहुओ का शिष्य बनना। अगले दिन उद्घाटन समारोह के बाद जियाओ मिंग उस भवन की ओर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका जहां कीमिया विभाग स्थित था। कीमिया विभाग में जियाओ मिंग की मुलाकात एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुई जो एक शिक्षक की तरह दिखता था और उसने गोली शोधन विभाग में शामिल होने की इच्छा जताई। शिक्षक ने सबसे पहले जियाओ मिंग से पूछा कि क्या उसके पास गोली शोधक के रूप में कोई प्रतिभा है और क्या उसने पहले कीमिया का अध्ययन किया है। जियाओ मिंग ने वही बात दोहराई जो उसने कल जीहू से कही थी। मध्यम आयु वर्ग के ट्यूटर ने भौहें सिकुड़ी और जियाओ मिंग की ओर देखा। शिक्षक जीहू सही थे। हर साल कई लोग पिल रिफाइनिंग विभाग में आवेदन करने जाते थे और हालांकि कई लोग सफल होते थे, लेकिन कई लोग असफल भी होते थे और कुछ तो कीमियागर बनने के लिए आवश्यक शर्तों को जाने बिना ही चले जाते थे। इसलिए शिक्षक जियाओ मिंग का संस्करण सुनना नहीं चाहता था। अपना हाथ हिलाते हुए उसने अपने बगल में बैठे छात्र से एक परीक्षण क्रिस्टल लाने को कहा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जियो मिंग ने क्रिस्टल बॉल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अपना हाथ रख दिया। थोड़ी देर की शांति के बाद क्रिस्टल बॉल भयंकर लाल हो गई और एक पल के बाद ये वास्तव में आग की गेंद की तरह गर्म और चमकदार हो गई। ज्वलंत लाल रंग के बीच चमकीले हरे रंग की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। बुरा नहीं है, तुम में सचमुच एक कीमियागर की प्रतिभा है। अब से तुम हमारे कीमिया विभाग के छात्र रहोगे। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के बाद इस शिक्षक ने तुरंत जियाओ मिंग को कीमिया विभाग के सामान्य ज्ञान पर एक व्याख्यान दिया। एक और हमारे कीमिया विभाग में चौथी कक्षा या उससे ऊपर के कीमियागरों के प्रशिक्षकों द्वारा नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाएंगे। व्याख्यान जनता के लिए खुले हैं और कोई भी आकर उन्हें सुन सकता है और व्याख्यान के बाद शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है। बेशक अगर किसी छात्र में कीमियागर के रूप में असाधारण प्रतिभा है और उसे शिक्षक द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, अगर शिक्षक अपने छात्र को अपना समय देने के लिए तैयार है तो बेशक यह एक अलग कहानी है। दूसरी बात, हमारे कीमिया विभाग में मूल प्रवेश में रैंक लागू नहीं होती है। मुझे पता है कि आप इस वर्ष रैंक एस के नए प्रवेश छात्र हैं, लेकिन ये यहाँ बेकार है। आपको कीमिया में अपनी ताकत से संसाधन अर्जित करने होंगे। तीसरा, प्रारंभिक चरण में प्रशिक्षु कीमियागर के रूप में अकादमी व्यंजनों और औषधीय जड़ी बूटियां भी उपलब्ध कराएगी, लेकिन यह एक निश्चित राशि होगी और राशि बहुत अधिक नहीं होगी। यदि एक कीमियागर वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है तो लगातार अभ्यास आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी खुद की औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना शुरू करें। एक बार जब आप कीमियागिरी के साथ शुरुआत कर लेते हैं तो हर बार जब आप कीमियागर के रूप में एक स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आपको 3 गोली व्यंजनों से पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रकार आप चुन सकते हैं। यदि आप अधिक गोली व्यंजनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उन्हें योगदान बिंदुओं के लिए विनिमय करना होगा, जिन्हें अकादमी को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए भुनाया जा सकता है। याद रखें कि अकादमी में प्राप्त अद्वितीय व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। बेशक कीमियागर नियमों के अनुसार गोलियों को परिष्कृत करने में अकादमी की मदद करने के लिए औषधीय सामग्री अकादमी द्वारा प्रदान की जाएगी, लेकिन गोलियों की सफलता दर की गारंटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्तर में प्रवेश करने के बाद पहले की तरह विभिन्न स्तरों के कीमियागर हर महीने अभ्यास करने के लिए एक निश्चित मात्रा में औषधीय सामग्री के लिए अकादमी में आवेदन कर सकते हैं। सफलता या असफलता की परवाह किए बिना अगर गोलियां सफल होती हैं तो वे अकादमी में जाती हैं, अगर वे विफल होती हैं तो औषधीय सामग्री को अकादमी की लागत के रूप में गिना जाता है। हालांकि आप अभी भी एक नौसिखिए हैं, इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस पहले कड़ी मेहनत से अध्ययन करें। मेरी सलाह याद रखें, एक कीमियागर के रूप में विकसित होने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपको पहले अभ्यास करने के लिए अधिक जड़ी बूटियां खरीदनी चाहिए और पहले स्तर में प्रवेश करने के बाद आप अकादमी को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं ताकि बाद में अधिक संसाधन प्राप्त हो सकें। जियो मिंग ने धन्यवाद में अपना सिर हिलाया। उनके गुरु की सलाह बहुत मददगार थी। मूल जियोयान की शोधन गोलियों को इतनी आसानी से मत देखो, उसकी प्रतिभा के कारण को छोड़कर
यह अधिक था क्योंकि उसके पास एक कीमिया आदरणीय था जो उसके आसपास डूबी हुई महाद्वीप में नंबर 1 कीमियागर के रूप में जाना जाता था, जो उसे करीब से सिखाते थे। यहाँ तक कि जियोयान ने भी बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री का सेवन किया। जियो मिंग के साथ जियोयान जैसा व्यवहार नहीं किया गया था और वह जियामा अकादमी का लाभ नहीं उठा सकता था, इसलिए उन्हें भुगतान करना निश्चित रूप से एक दायित्व था। इस समय जियाओ मिंग को पहले से ही लगा था कि उसकी जेबें लंबे समय तक बहुत कम हो जाएंगी। ओह, अच्छी बात है कि मैं अब वास्तव में गरीब नहीं हूँ, अन्यथा ये थोड़ा मुश्किल होता। जियो परिवार मुझे गोलियां परिष्कृत करने के लिए भुगतान नहीं कर सकता। यदि उसके पास कीमियागर की प्रतिभा है और उसने जियो परिवार को सूचित किया है, तो वे निश्चित रूप से इसे प्रदान करने में प्रसन्न होंगे। लेकिन जब कोई जियो परिवार के आकार के बारे में सोचता है, तो उसे डर लगता है कि उन्हें दिवालिया होना पड़ेगा। जब मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक ने देखा कि जियो मिंग में एक कीमियागर की प्रतिभा है और वह एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने पिछले 2 दिनों में जियामा अकादमी में अपना नाम बनाया है, तो एक विचार अचानक उसके दिमाग में आया और रुक गया। जब जियाओ मिंग कीमिया विभाग के कक्षा कार्यक्रम के बारे में जानने के बाद जाने वाला था, तो मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं सके। छोटे दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है जिससे तुम संसाधनों को बचा सकोगे और तुम्हें सिखाने वाला भी कोई होगा। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? जियाओ मिंग आश्चर्य में रुक गया। हम हाल ही में कीमिया विभाग के बुजुर्ग शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा के साथ आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपका परिचय करा सकता हूँ। तो ये बात थी, विचार करने के लिए कुछ भी नहीं था। जियो मिंग तुरंत सहमत हो गया। ये देखकर कि जियाओ मिंग सहमत हो गया, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जियाओ मिंग के पास अच्छी साधना प्रतिभा थी और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की उच्च संभावना थी। यह उसके लिए भी फायदेमंद होगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर यही मेरा इंतजार करो। ... हम क्या आप वही प्रतिभाशाली जियाओ मिंग हैं जिसके बारे में पिछले 2 दिनों से बाहरी प्रांगण में बेतहाशा अफवाहें फैल रही हैं? एल्डर हुओ ने जियाओ मिंग की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर चुपचाप इंतजार कर रहा था, और दिलचस्पी से पूछा। ये तथ्य कि अकादमी ने पिछले 2 दिनों में एक 6 वर्षीय डू प्रैक्टिशनर की भर्ती की थी, अकादमी के शीर्ष अधिकारियों को पहले से ही ज्ञात था। 6 वर्षीय 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर इतना दुर्लभ था कि उसने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि हु गान की पोती, जिसे राक्षस के रूप में जाना जाता था, भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने ये भी सुना था कि कुछ बुजुर्ग इस युवा डू प्रैक्टिशनर को शिष्य बनाने पर विचार कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जियाओ मिंग में उसकी असाधारण साधना प्रतिभा के अलावा वास्तव में एक कीमियागर की प्रतिभा भी होगी। चूंकि ऐसा है, तो मैं उसे अपना शिष्य बना लूंगा, इससे पहले कि अन्य लोग उसे ढूंढने आएं। एल्डर हुओ ने बड़ी खुशी के साथ मन ही मन सोचा। एल्डर हुओ के प्रश्न पर जियो मिंग ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और उत्तर दिया, हाँ। जियो मिंग जानता था कि वह जल्द या बाद में सनसनी पैदा करेगा, लेकिन अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कीमिया विभाग के बड़े लोग भी उसके बारे में जान जाएंगे, इसलिए वह केवल इतना कह सकता था कि वह बहुत प्रतिभाशाली था। एल्डर हुओ ने जियो मिंग को जितना करीब से देखा, वह उतना ही संतुष्ट हुआ। वह युवा था और यद्यपि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसके चेहरे पर कोई लाड़ प्यार वाला भाव नहीं था। वह बहुत अच्छा था। मैं कीमिया विभाग का प्रभारी 5वीं श्रेणी का कीमियागर हूँ। एल्डर हुओ, क्या आप मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हैं? हाँ, जियाओ मिंग गुरु को अपना सम्मान देता है। एल्डर हुओ के शब्द बिल्कुल वही थे जो जियाओ मिंग चाहता था। मना करने का कोई कारण नहीं था और उसने तुरंत अपना सम्मान दिया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C15। पहली बार गोलियों करे। अध्याय 15। पहली बार गोलियों का शोधन। अकादमी द्वारा उसके लिए तैयार किए गए व्यक्तिगत छात्रावास में लौटते हुए जियो मिंग ने एल्डर हुओ द्वारा दी गई स्टोरेज रिंग निकाली और सबसे पहले उसे अपने हाथ में रखा, इससे पहले कि उसकी आत्मा की शक्ति उसकी भौहों से निकलकर रिंग में प्रवाहित हो जाती। यह अंगूठी वैसी ही थी जैसी उन्हें पहले मिली थी, एक निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी जिसमें लगभग 5 घन मीटर स्थान था। अंदर कुछ साफ सुथरी किताबें, सोने के सिक्कों का ढेर और एक तिपाई के आकार की वस्तु थी। बाकी लोगों की उपेक्षा करते हुए उसने कुछ सोचते हुए अंदर की सारी किताबें बाहर निकाली और एक एक करके उनकी जांच की। ये पुस्तकें निम्न स्तर की क्यूई विधि हुआंग श्रेणी, फायरी फ्लेम ड्यूल, उच्च स्तर की डू तकनीक जुवान श्रेणी, रेड फ्लेम स्वॉर्ड,
उच्च स्तर की डू तकनीक जुबान श्रेणी रेड फ्लेम पाम और उच्च स्तर की डू तकनीक जुबान श्रेणी क्रीपिंग शैडो चेजिंग विंड थी। ज़ियाओ मिंग ने इन उच्च स्तरीय तकनीकों को देखकर अंदर ही अंदर आह भरी। मास्टर 5वें स्तर के कीमियागर होने के योग्य हैं। उनके पीछे जियानान अकादमी है। उनकी संपत्ति वास्तव में महान है। निचली ग्रेड डू तकनीक सभी उच्च स्तर के जुबान हैं। कुछ मोटी किताबें हैं, देखते हैं कौन सी अच्छी है। औषधीय पदार्थों के गुणों का विश्वकोश, गोली शोधन का परिचय, गोली मूल्यांकन की पुस्तिका, औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान की पुस्तिका, गोली शोधन के 5 वर्ष और अग्नि नियंत्रण के 3 वर्ष तथा कीमियागरों के लिए आत्मसाधना। एल्डर हुओ वास्तव में एक अच्छे गुरु थे। इन पुस्तकों को देखकर जियो मिंग को अपने पिछले जीवन में हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के दौरान अध्ययन के अपने जीवन की स्पष्ट याद आई। यह एक कठिन समय था जहां वह विजयी हुए, हालांकि बाल रहित। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद ज़ियाओ मिंग ने सब कुछ वापस ले लिया, केवल एक किताब को ध्यान से अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन प्रारंभिक कक्षा के बाद, जैसा कि एल्डर हुओ ने कल विदा लेते समय निर्देश दिया था, जियो मिंग अकेले ही उसे ढूंढने के लिए कीमिया विभाग में आया। कीमिया विभाग के एक अध्ययन कक्ष में ज़ियाओ मिंग की मुलाकात एल्डर हुओ से हुई। जब उन्होंने एल्डर हुओ को देखा तो जियो मिंग ने सम्मानपूर्वक कहा, जियो मिंग मास्टर को नमस्कार करता है। मेरा अच्छा शिष्य यहाँ है, आओ पहले बैठो। जैसा कि मैंने कल कहा था, जब तुम आओगे तो तुम गोली शोधन से परिचित होना शुरू कर दोगे, इसलिए आज हम गोली शोधन की कला सीखना शुरू करेंगे। जब एल्डर हुओ ने ज़ियाओ मिंग को आते देखा तो उसने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। ज़ियाओ मिंग के रवैये से बहुत प्रसन्न हुआ। आप पहले गोली शोधन के संपर्क में नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको पहले गोली शोधन के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान बता दूं। यदि आप गोलियों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपके पास पहले एक औषधीय कड़ाही होनी चाहिए। औषधीय कड़ाही एक योद्धा के हथियार की तरह है, यह अपरिहार्य है। एक कड़ाही की भट्टी में आग के लिए जितने अधिक आउटलेट होते हैं, औषधीय कड़ाही उतनी ही उच्च श्रेणी की होती है और इस प्रकार यह उतनी ही दुर्लभ होती है। बेशक, यदि आप आग के कई आउटलेट को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत आत्मा बोध की आवश्यकता है। औषधीय कड़ाई के अलावा गोली शोधन के लिए हम जिन लपटों का उपयोग करते हैं वे आमतौर पर हमारी डूखी हुई द्वारा उत्प्रेरित लपटें होती हैं। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों का अभ्यास करने के लिए आपको गहरी डूखी हुई साधना की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सबसे निम्न स्तर की गोलियों के लिए भी डू प्रैक्टिशनर साधना की आवश्यकता होती है, जिसे आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। ये बोलते हुए एल्डर हुओ के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। गुरुजी, अपनी साधना से उत्पन्न ज्वालाओं के अतिरिक्त क्या एक कीमियागर बाहरी ज्वालाओं को भी अवशोषित नहीं कर सकता? बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम वो किताबें पढ़ रहे हो जो मैंने तुम्हें दी थी। हमारे जैसे कीमियागरों के लिए सबसे अच्छी लपटें निश्चित रूप से स्वर्गीय लपटें हैं, जो स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा के साथ पैदा होती हैं। वे सभी दुनिया के सबसे विश्वासघाती और कठिन स्थानों में पैदा होती हैं, इसलिए उन्हें पाया जा सकता है, लेकिन उनकी तलाश नहीं की जा सकती। एल्डर हुओ की आंखों में भी स्वर्गीय लपटों के लिए उनकी इच्छा दिखाई दी। और हमारी जियानान अकादमी में एक स्वर्गीय लपट है। एक से अधिक, 2 हैं। जियो मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। वह ऐसा व्यक्ति था जो जियानान अकादमी की पृष्ठभूमि जानता था। एक परिपक्व ज्वाला और एक नवजात, दोनों ही पतित हृदय ज्वाला थे। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जियानान अकादमी के ऊपरी प्रबंधन को यह नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ है। अन्यथा वो पतित हृदय ज्वाला जो इतनी अशांति पैदा कर रही थी, बहुत पहले ही परिष्कृत हो चुकी होती। एल्डर हुओ ने ज़ियाओ मिंग की निगाहें देखी जो उनके वर्णन के साथ उग्र हो गई थी। ये सोचकर कि उसने अकादमी की गिरती हुई हृदय ज्वाला पर ध्यान दिया था, उसने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया। आपको उस स्वर्गीय ज्वाला के साथ खेलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह स्वर्गीय ज्वाला अकादमी का आधार है। जो कोई भी इसके खिलाफ प्रयास करने की हिम्मत करता है वह जियानान अकादमी का दुश्मन बन जाएगा। जब आप आंतरिक प्रांगण में पहुंचेंगे तो आपको विवरण पता चल जाएगा और दूसरों को यह न बताएं कि अकादमी में एक स्वर्गीय ज्वाला है। हालांकि अकादमी दूसरों द्वारा परेशानी पैदा करने से नहीं डरती है, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि दूसरे लोग परेशानी पैदा करें। जियो मिंग ने एल्डर हुओ की चेतावनी सुनी और गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है मास्टर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपको स्वर्गीय ज्वाला न होने के कारण उदास होने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय ज्वाला के अलावा आप अन्य ज्वालाओं की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि पशु अग्नि, जो समान रूप से प्रभावी है। ऐसा कहकर एल्डर हुओ ने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया। उनकी हथेली से एक गहरी काली ज्वाला निकली
ज्वाला के चारों ओर का स्थान स्पष्ट रूप से विकृत हो गया। जियो मिंग, जो एल्डर हुओ से ज्यादा दूर नहीं था, वह एक भयानक गर्मी महसूस कर सकता था। बहुत अभ्यास करो, जब तुम प्रथम श्रेणी के कीमियागर बन जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक उच्च श्रेणी की जादुई जानवर की ज्वाला ढूंढूंगा, एल्डर हुओ ने कहा, जैसे ही उसने अपने हाथ में ज्वाला ली और अपनी दाढ़ी को सहलाया। ये वास्तव में एल्डर हुओ द्वारा दिया गया प्रेरणा का एक साधन था। एक पशु ज्वाला के प्रलोभन के साथ, कोई सोच सकता है कि उसका ये शिष्य गोली शोधन में अधिक रुचि रखता होगा। ये कहना जरूरी था कि एल्डर हुओ जियाओ मिंग के इस शिष्य के प्रति वास्तव में अच्छे थे। गुरु, आपका धन्यवाद। ठीक है, अब तक व्याख्यान इतना ही है। कीमिया कक्ष में जाओ और मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगा, फिर तुम स्वयं अभ्यास करना और अगर तुम्हें कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछना। जैसे ही जियाओ मिंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और कीमिया कक्ष में गया, उसने एक औषधीय कड़ाही देखी जो लगभग आधा मीटर की दूरी पर थी। औषधीय कड़ाही का रंग गहरा और काला था, जिस पर हल्की सी रोशनी थी। औषधीय कड़ाही के तल पर 2 भयानक सांपों के सिर उकेरे गए थे और एक सांप का मुंह खुला हुआ था, जिससे आग के लिए 3 आउटलेट बने हुए थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आउटलेट घुमावदार और निरंतर थे और जितना आप अंदर जाते थे, उनका व्यास उतना ही छोटा होता जाता था। ऐसा लगता था जैसे अंदर रहस्य छिपे हुए हैं। कड़ाही के शीर्ष पर, कड़ाही के गहरे लाल रंग के ढक्कन में एक विशाल सांप कुंडलित है और ढक्कन में एक विशेष छेद है, जिसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों को अंदर रखने के लिए किया जाता है। औषधीय कड़ाई की सतह पर जादुई जानवरों की सुंदर आकृतियां चित्रित की गई हैं, जिनका स्वरूप वास्तविक है, मानो वे जीवित प्राणी हों। गोली शोधन कक्ष कीमिया विभाग के लिए गोलियों को परिष्कृत करने का एक विशेष स्थान है और यह 3 औषधीय कड़ाहियों से सुसज्जित है, जैसे कि मैंने आपको पहले दी थी। एल्डर हुओ गोली के कड़ाह के पास चले गए और उनके हाथ की एक लहर के साथ औषधीय जड़ी बूटियों का एक गुच्छा उसके बगल में दिखाई दिया। इसे देखो, मैं इसे केवल एक बार प्रदर्शित करूंगा। इसके बाद जियाओ मिंग ने पहली बार वास्तविक अर्थों में गोली शोधन प्रक्रिया देखी। एक गहरी काली ज्वाला औषधीय कड़ाई में प्रवेश कर गई और एक के बाद एक जड़ी बूटी कड़ाई की ज्वाला द्वारा भस्म हो गई तथा पीछे पाउडर और पेस्ट के रूप में औषधीय सार रह गया। अंत में विभिन्न औषधीय तत्व पिघलकर एक प्रोटोटाइप गोली बन गए जिसकी सतह पर गड्ढे थे। जैसे ही आग बुझी, कड़ाही में रखी गोली ने एक गोल आकार ले लिया और उसका रंग हरा हो गया और कड़ाही से एक हल्की औषधीय खुशबू फैल गई। मूलतः कीमियागर को गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती थी तथा वहां कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यह प्रथम श्रेणी की गोली थी, इसलिए एल्डर हुओ के लिए यह आसान था, इसलिए हर चरण पर एल्डर हुओ ने विस्तार से समझाया। गोली जल्दी से बनाई गई थी और एल्डर हुओ ने अपने हाथ में अमृत को पकड़ने के लिए अपनी डूकी हुई को घुमाया, फिर इसे एक जैड बोतल में डाल दिया और इसे जियाओ मिंग को फेंक दिया। जियो मिंग को जल्दी से गोली लेते देख उसके पूछने का इंतजार किए बिना एल्डर हुओ ने अपना मुंह खोला और कहा, यह एक प्रथम श्रेणी की गोली है, पुनर्स्थापना गोली, जो एक निश्चित मात्रा में डूकी हुई को बहाल कर सकती है। क्या आपने अब प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा? मम्मा, मैंने साफ साफ देखा। जियाओ मिंग ने गोलियां रख दी और जवाब दिया, ठीक है, तो करो। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 16 1 स्टार डू ग्रैंड मास्ट। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C16 1 स्टार डू ग्रैंड मास्टर। अध्याय 16 1 स्टार डू ग्रैंड मास्टर। एल्डर हुओ द्वारा बताए गए विभिन्न बिंदुओं का पालन करते हुए जियो मिंग ने कदम दर कदम सुधार किया। ये पता चला कि डूकी हुई साधना में उनकी महान प्रतिभा के अलावा गोली शोधन में उनकी प्रतिभा भी खराब नहीं थी। 20 से अधिक बार जड़ी बूटियों को जलाकर काले कोयले बनाने का अनुभव प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग अंततः सभी औषधीय पौधों का सार निकालने में सफल हो गया। चीजें अच्छी चल रही थीं और जियाओ मिंग को अंदर से प्रोत्साहन महसूस हो रहा था। ठीक है, अगला कदम सभी औषधीय गुणों को एक गोली में मिलाना था। ... जियाओ मिंग से हल्की औषधीय सुगंध वाली हरे रंग की गोली प्राप्त करने के बाद एल्डर हुओ ने पहले उसका रंग देखने के लिए उसे अपनी आंखों के सामने रखा और फिर उसे अपनी नाक के सामने रखकर सूंघा। एल्डर हुओ ने पसीने से तर जियाओ मिंग की ओर एक मुस्कुराहट प्रकट की। हे, हालांकि उपस्थिति अनियमित है और औषधीय सुगंध बहुत स्पष्ट नहीं है, ये पहले से ही एक तैयार गोली है। युआन रिटन पिल को पहले स्तर की गोलियों के बीच परिष्कृत करना मध्यम रूप से कठिन है। ये बहुत अच्छा है कि आप अपनी पहली शोधन में इस बिंदु तक पहुंच गए हैं। जियाओ मिंग ने प्रशंसा स्वीकार की और मुस्कुराहट दिखाई। हालांकि
उसने एल्डर हुओ को ये कहते हुए सुना, हालांकि आपने पहली श्रेणी की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप एक सच्चे प्रथम श्रेणी के कीमियागर बन गए हैं। आपकी शोधन प्रक्रिया में कुछ भाग्य है, और एक सच्चा टियर 1 कीमियागर बनने के लिए आपको अपनी गोलियों की गुणवत्ता और सफलता दर भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भविष्य में लगन से अभ्यास करना याद रखें, ढिलाई न बरते, समझे। अपने एकमात्र शिष्य जियाओ मिंग के लिए एल्डर हुओ को अभी भी उम्मीद थी कि वह अपने पैर जमीन पर रखेगा और एक छोटी सी उपलब्धि के कारण आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाएगा। जियानान अकादमी में बिताए सभी वर्षों में उसने बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, और हालांकि जियाओ मिंग जैसे राक्षस नहीं थे, लेकिन कम क्षमता वाले अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। वह उन प्रतिभाशाली लोगों की संख्या भी नहीं गिन सका जो अवज्ञाकारी हो गए और अपने अहंकार के कारण भारी नुकसान उठाया। समझ गया, मैं भविष्य में लगन से अभ्यास करूंगा। एल्डर हुओ की लंबी चेतावनी के जवाब में जियो मिंग ने तुरंत सहमति दे दी। ये देखकर कि जियो मिंग वास्तव में उनकी शिक्षाओं को सुन रहा था, एल्डर हुओ ने राहत में सिर हिलाया, अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ गोलियों के धूपदान के पास औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। ये तुम्हारे लिए अभ्यास की जड़ी बूटियां हैं। जब भविष्य में तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में न हो तो गोदाम में जाओ और मेरे नाम से रिपोर्ट करो और वे तुम्हें जड़ी बूटियां दे देंगे। गुरु आपका धन्यवाद। अच्छी तरह अभ्यास करो। इसके बाद जियाओ मिंग का जीवन दोहरावपूर्ण हो गया। या तो वह दिन के समय गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, या वह गोली परिष्कृत करने के बारे में सलाह लेने के लिए एल्डर हुओ के पास गया था। एल्डर हुओ ने इस शिष्य के साथ भी कंजूसी नहीं की तथा उन्होंने जियाओ मिंग को रसायन विद्या के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो वह जानते थे। गुरु होने का लाभ बहुत बड़ा था। यदि जियाओ मिंग ने इन प्रश्नों के बारे में अकेले सोचा होता तो उसे इन प्रश्नों को हल करने में बहुत समय लग जाता, लेकिन जब एल्डर हुओ ने उन्हें समझाया तो जियाओ मिंग को तुरंत समझ में आ गया। इसके अलावा एल्डर हुओ जियानान अकादमी के एल्डर बनने के योग्य थे, लेकिन उनकी शिक्षण क्षमता कोई ढकोसला नहीं थी। उनके शिक्षण के तहत जियाओ मिंग के कीमिया कौशल को निखारा गया और गोली शोधन कौशल की नींव बहुत मजबूती से रखी गई, और उन्होंने समय समय पर जियाओ मिंग को भी पढ़ाया, जिससे उन्हें अंतराल को भरने में मदद मिली। रात में जियाओ मिंग सोने के बजाय अभ्यास कर रहा था और अपनी साधना में बहुत मेहनती था। ये तब की बात है जब जियो परिवार में पहले उसके पास कीमियागर होने की कोई प्रतिभा नहीं थी, और कीमियागर बनने के बाद तो यह और भी अधिक हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझता था कि साधना जगत में बलवान का सम्मान किया जाता है, क्योंकि जिसकी मुट्ठी सबसे बड़ी होगी उसे ही उचित ठहराया जाएगा। यदि आप धमकाए जाने से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, मजबूत बनना। कीमियागर होने के अलावा एल्डर हुओ की डूकी हुई साधना भी कमजोर नहीं थी, इसलिए गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा जियाओ मिंग अक्सर उनसे उनकी साधना के बारे में पूछते थे। दिन के दौरान वह गोलियों को परिष्कृत करता था और डूकी हुई कौशल विकसित करता था, और रात में वह अपनी साधना में सुधार करने के लिए साधना करता था, और कभी कभी हर कुछ दिनों में वह जीवन अनुकरण करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 साल बाद खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी युवक के गोरे चेहरे पर पड़ रही थी। हालांकि वह जवान था, उसकी तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें, उसके लाल होंठ और सफ़ेद दांत, ये देखकर पता चलता था कि वह भविष्य में कई महिलाओं के दिलों पर कब्जा जरूर करेगा। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और धुंधली हवा का एक झोंका छोड़ा और अपनी साधना से जाग उठा। मैं एक स्टार डू ग्रैंडमास्टर बन गया हूँ। मेरी कीमिया तकनीक भी तीसरे स्तर तक पहुँच गई। जियाओ मिंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके डेंटियन में क्यूई कॉइल पूरी तरह से ठोस क्रिस्टल में बदल गया, और फिर उसने सोचा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं 2 साल से जियानान अकादमी में हूँ, और मैंने इन 2 वर्षों में कीमिया तकनीक में बहुत अधिक समय बिताया है, जिसके परिणामस्वरूप मेरी साधना में बहुत सुस्ती आई है। 1 और महीने में चयन दौर है। हालांकि मैं इस ताकत के साथ आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर सकता हूँ। आंतरिक प्रांगण अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। प्रवेश करने के बाद यह इतना आसान नहीं होगा। जियाओ मिंग की खुद के बारे में धारणा वास्तव में बहुत स्पष्ट थी। वास्तव में वह उन साधारण प्रतिभाशाली लोगों से अलग नहीं था, और भले ही उसने अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनत की थी, फिर भी उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता उन लोगों के बराबर नहीं थी जो जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से गुजरे थे। जब से उनकी प्रतिभा उजागर हुई है, उनका सफर आसान हो गया है, और जो भी उन्हें देखता है वह मुस्कुराता है और मित्रवत व्यवहार करता है। अपनी आयु के कारण उन्होंने युद्ध के माध्यम से अपने अनुभव को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स द्वारा प्राप्त लाभ के कारण
वे अपने समान स्तर के छात्रों को बलपूर्वक आसानी से जीत सकते थे। अन्य बुजुर्ग लोग सही तौर पर बहस करते थे, और यही बात उनके शिक्षक और गुरु एल्डर हुओ के बारे में भी सच थी, जो उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते थे, हालांकि उम्र के हिसाब से वह वास्तव में एक बच्चे थे। लेकिन यह उनके विकास में एक गंभीर बाधा थी। इसके अतिरिक्त कीमिया का अभ्यास करने में बिताए समय की भरपाई के लिए उन्होंने अपनी साधना में सहायता के लिए गोलियां भी लीं, जिसके परिणामस्वरूप दुखी हुई साधना अस्थिर हो गई। जियाओ मिंग ने इन समस्याओं को हल करने के बारे में सोचा था, अर्थात प्रशिक्षण के लिए जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई में प्रवेश करके। जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई क्षेत्र में अंधेरे और बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित रही है, और रक्तपात अक्सर होता है, और इसे छोड़ने से जियो मिंग का मानना है कि वह निश्चित रूप से एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। विचार सुंदर है, लेकिन वास्तविकता कठोर है। जियो मिंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपेक्षा की, उसके पास अभी भी जियानान अकादमी में एक शिक्षक है। एल्डर हुओ की कोई संतान नहीं थी और उनका केवल एक ही शिष्य था, जिसका नाम जियाओ मिंग था। एक साथ समय बिताने के बाद वह पहले से ही जियाओ मिंग को अपने सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में मानता था। साधना में जियाओ मिंग के साथ बहुत सख्त था, लेकिन बाकी सब चीजों में उसे लाड़ प्यार करता था, उसे वह सब कुछ देता था जो वह चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहते थे कि जियाओ मिंग, जो केवल कुछ साल का था, खुद को खतरे में डाले। इसलिए जियाओ मिंग, जो लंबे समय तक कानून प्रवर्तन इकाई में शामिल नहीं हुआ था, को एल्डर हुओ द्वारा इकाई से हटा दिया गया था, जो अपने शिष्य से बहुत प्यार करता था, ये दावा करते हुए कि वह बहुत छोटा था और उसकी साधना पर्याप्त गहरी नहीं थी। जियाओ मिंग, जो विरोध नहीं कर सका, को ईमानदारी से 1 और वर्ष के लिए अकादमी में रहना पड़ा। उसकी दुखी हुई पर्याप्त मजबूत नहीं थी, उसकी 2 तकनीकें जंग खा चुकी थी, और उसे वास्तविक युद्ध में अनुभव की कमी थी। इन बातों के बारे में सोचते सोचते जियाओ मिंग को सिरदर्द होने लगा। क्या यह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का विशिष्ट नमूना नहीं था, जो आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जो लड़ने के लिए स्तरों को पार कर सकता था? ऐसी प्रतिभा जो एक अच्छी प्रतिभा से अधिक कुछ नहीं थी। कमजोर साधना वाले लोग मजबूत साधना वाले लोगों को हरा देते थे, यह कोई नई बात नहीं थी, और भले ही उसके पास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स जैसी मजबूत तकनीक हो, वह असफल हो सकता था। अरे, सिम्युलेटर में बताया गया है कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कुछ गुप्त क्षेत्र भी खुलने वाले हैं। नहीं, मैं अपने गुरु से बात करूंगा, मुझे थोड़ा प्रशिक्षण लेने के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जाना है। अब जब मैंने 2 ग्रैंड मास्टर को पार कर लिया है, तो मुझे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में थोड़ा विशेषज्ञ माना जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे मास्टर के पास मुझे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने से रोकने का कोई कारण नहीं है। जियाओ मिंग ने अपनी जांघ पर थपथपाया, बिस्तर से बाहर निकला और एल्डर हुओ के निवास की ओर चल दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 1 हम 10 समीक्षाओं तक पहुंच चुके हैं और हम पावर रैंकिंग में भी शीर्ष 10 में हैं। यह अध्याय आपके द्वारा दिखाए गए महान समर्थन के लिए मेरी ओर से एक उपहार है। PS पिछले अध्याय को संपादित करने में सामान्य से 2-3 गुना अधिक समय लगा क्योंकि यह काफी विस्तृत प्रक्रिया थी। मुझे आशा है कि परिणाम से सभी संतुष्ट होंगे। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C17 ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना। अध्याय 17 ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना। क्या आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जा रहे हैं? एल्डर हुओ ने अपने सामने खड़े अपने प्रिय शिष्य की ओर सिरदर्द से देखते हुए भौहें सिकुड़ी। ये शिष्य हर काम में अच्छा था, लेकिन कभी कभी वह थोड़ा बेचैन हो जाता था। वह 1 साल पहले उसकी जानकारी के बिना कानून प्रवर्तन इकाई में शामिल हो गया था, जिससे वह क्रोधित हो गया था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में ऐसी क्या अच्छी बात है? वहाँ नियमों का सम्मान नहीं किया जाता है और हर कोई निर्दयी और बेईमान है। तो जियाओ मिंग अपनी उम्र में उन सभी षड्यंत्रों और चालों का विरोध कैसे कर सकता है? नहीं, मैं असहमत हूँ। एल्डर हुओ ने अपनी दाढ़ी उड़ाई और उसे घूर कर देखा। अभी तुम्हारी खेती का स्तर बहुत कम है। कुछ वर्षों में जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने दूंगा। तब तक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम सेंट्रल प्लेन्स भी गए तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। लेकिन मैं पहले से ही एक 2 ग्रैंड मास्टर हूँ, यह अब कम नहीं है। जियाओ मिंग ने असहाय होकर कहा क्योंकि डू क्यूई उसके शरीर से बाहर आ गया।
उसके पूरे शरीर के चारों ओर बाहर की तरफ एक काला कवच बना दिया, ये साबित करने के लिए कि उसने जो कहा वह सच था। अकादमी हर साल ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने के लिए छात्रों का आयोजन करती है। मेरी साधना का स्तर पहले से ही उन सभी के बीच सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी बुरा प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। आप पहले ही डू ग्रैंड मास्टर तक पहुँच चुके हैं। एल्डर हुओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद ये गति वास्तव में काफ़ी सामान्य थी। 2 साल में लोगों का डू मास्टर से डू ग्रैंड मास्टर बन जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। जियानान अकादमी में हर साल कई लोग होते थे, और जियो मिंग की प्रतिभा को देखते हुए ये गति वास्तव में अभी भी थोड़ी धीमी थी। जियाओ मिंग का अधिकांश समय गोलियों को परिष्कृत करने में व्यतीत हुआ। 2 वर्षों में प्रशिक्षु से तीसरे दर्जे के कीमियागर बनने में उसे बहुत ऊर्जा लगी, और यदि गोलियों ने उसकी साधना में सहायता नहीं की होती तो जियाओ मिंग शायद डू ग्रैंड मास्टर तक भी नहीं पहुंच पाता। डू ग्रैंड मास्टर को विभिन्न शक्तियों के बीच ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक स्तंभ नहीं माना जाता था, लेकिन इसे एक मध्यवर्ती शक्ति, एक उपयुक्त मामूली विशेषज्ञ कहा जा सकता था, और जियो मिंग का जोखिम कारक वास्तव में इस ताकत के साथ यात्रा के लिए अपेक्षाकृत छोटा था। वह एक जिद्दी बूढ़ा आदमी नहीं था और जानता था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जाने में लाभ थे, अन्यथा अकादमी हर साल लोगों को प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में नहीं भेजती। उसने केवल ये सोचा था कि जियो मिंग की ताकत कम थी और उसकी उम्र बहुत कम थी। एल्डर हुओ के चेहरे पर राहत की झलक देखकर जियो मिंग ने तुरंत अपने प्रयास तेज कर दिए। चिंता मत करो गुरु, मैं दुश्मन के खिलाफ कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए आसपास के कुछ शहरों का दौरा करूंगा। आप नहीं चाहेंगे कि भविष्य में जब मैं उसी स्तर के लोगों से मिलूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए और पीटा जाए। ये बहुत ज्यादा होगा। क्या मैं इस बात पर सहमत हो सकता हूं कि आप कानून प्रवर्तन इकाई के साथ जाएं? आप क्या सोचते हैं? जियानान शहर में घूमना कानून प्रवर्तन इकाई के साथ घूमने जैसा नहीं होगा। बच्चा, अंततः जब जियाओ मिंग कुछ देर तक टालता रहा तो एल्डर हुओ ने अंततः उसे जाने दिया और असहायता से भरे चेहरे के साथ कहा, एंस, अगर आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन याद रखें कि यह केवल 1 महीने के लिए होगा। 1 महीने बाद वापस आएं, तब इन अकेडमी चयन टूर्नामेंट होगा, इसे मिस न करें। समझ गया, धन्यवाद गुरुजी। जियाओ मिंग की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को देखकर एल्डर हुओ ने अनियंत्रित रूप से अपना सिर हिलाया, और उसके हाथ की अंगूठी से सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ कई अलग अलग रंग की जेड बोतलें दिखाई दी। जियाओ मिंग ने एल्डर हुओ द्वारा उसे दी गई गोलियों की बोतलों की ओर हाथ बढ़ाया और कुछ स्तब्ध होकर पूछा, मास्टर, यह क्या है? वास्तव में जियाओ मिंग के जीवन सिम्युलेटर ने पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक बार उसके जीवन का अनुकरण किया था, और कई बार ऐसा हुआ था जब उसने आज जैसी स्थिति का अनुकरण किया था, लेकिन सिम्युलेटर की विशेषताओं ने कभी कभी जियाओ मिंग को असहाय महसूस कराया। अक्सर यह एक ही वाक्य होता था जो दिन का सारांश बता देता था, जैसे कि आप अपने शिक्षक एल्डर हुओ को अलविदा कहते हुए जियानान अकादमी छोड़ रहे थे। अन्य लोग केवल इतना कहते थे कि आप जियानान अकादमी छोड़ रहे थे, और अन्य लोग कहते थे कि आप अपने शिक्षक को बताए बिना अकादमी छोड़ रहे थे। अंत में जीवन सिम्युलेटर आपके लिए एक उपन्यास की तरह सभी विवरणों को चिन्हित नहीं करेगा। इससे बहुत सी ऐसी बातें सामने आईं जो जियाओ मिंग को केवल सामान्य रूप से ही पता थी। हालांकि यदि जीवन सिम्युलेटर हर विवरण को चिन्हित कर सकता है तो इसे जीवन स्क्रिप्ट कहा जाना चाहिए। काले जेड जार में 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकर गोलियां हैं जो डू ग्रैंड मास्टर को एक स्टार को तोड़ने में सक्षम बना सकती हैं, जबकि पीले रंग की गोली एक बॉडी क्यूई गोली है जो लगातार सफलताओं के कारण होने वाली डू क्यूई की कमी को मजबूत करने में मदद कर सकती है। मूल रूप से तीसरी श्रेणी की ग्रीन स्पिरिट पिल पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकर पिल से कहीं बेहतर थी। इससे आपको तीसरे स्तर तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन मैंने आपको पहले एक दी थी और मुझे लगता है कि आप इसे पहले ही खा चुके हैं और केवल एक ही खाया जा सकता है। अन्य गोलियों की बोतलें बस कुछ उपचारात्मक और क्यूई रिटर्न गोलियां हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया है। एल्डर हुओ को अभी भी स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि जब उनका प्रिय शिष्य जियाओ मिंग बाहर जाएगा तो उनकी ताकत और भी अधिक बढ़ जाएगी। मास्टर, जियो मिंग बहुत भावुक हो गया। उसने अपनी अब तक की साधना के बारे में बात करते हुए बताया कि उसने अपनी साधना में मदद के लिए जो भी गोलियां खाई थी उनमें से अधिकांश एल्डर हुओ द्वारा तैयार की गई थी। इस बार की गोलियां भी स्पष्ट रूप से एल्डर हुओ द्वारा बहुत समय पहले तैयार की गई थी, और यहाँ तक कि उनकी साधना को स्थिर करने के लिए बॉडी क्यूई गोली जैसी एक गोली भी तैयार की गई थी। जब आप बाहर जाएं तो सावधान रहना याद रखें, विशेष रूप से जियाओ मिंग के स्थानांतरित होने का लंबे समय तक इंतजार किए बिना।
एल्डर हुओ ने दुनिया में चलने के अपने अनुभव को सिखाना शुरू कर दिया। जियो मिंग अधीर नहीं था और चुपचाप सुनता रहा। सुनते ही जियाओ मिंग को ऐसा लगा जैसे उसने कहीं इस दृश्य का अनुभव किया हो। अपने गुरु एल्डर हुओ को अलविदा कहने के बाद जियाओ मिंग जी हू को पढ़ाने गया। एल्डर हुओ से बात करने के बाद कीमिया विभाग की कक्षाओं के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन कीमिया विभाग के अलावा वह अभी भी जीहू की कक्षा में एक छात्र था और जियो मिंग को बाहर जाते समय निश्चित रूप से ट्यूटर जीहू की अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले तो जीहू की प्रतिक्रिया एल्डर हुओ के समान ही थी, दोनों ने ही इनकार कर दिया। अकादमी ने प्रशिक्षण के लिए जो समय निर्धारित किया था वह बीत चुका है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। जियो मिंग के लिए इस प्रतिभाशाली व्यक्ति जीहू की छाप बहुत अच्छी है। विनम्र, उचित आचरण, कोई अहंकार नहीं जो आमतौर पर प्रतिभाशाली लोगों में होता है। लोगों के साथ दयालुता से पेश आता है, कमजोर लोगों को धमकाता नहीं है, यानी उसके पास सभी फायदे हैं। दुर्भाग्य से वह थोड़ा छोटा था, इसलिए जियो मिंग की खातिर उसने आशा व्यक्त की कि जियो मिंग ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने से पहले थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और स्वाभाविक रूप से उसने जियो मिंग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। शिक्षक जीहू का रवैया चाहे कितना भी दृढ़ क्यों न रहा हो, अंत में जियो मिंग की ताकत को देखने के बाद वह फिर भी एक समझौते पर आ गए। आखिरकार जियानान अकादमी के शिक्षक केवल एक ग्रैंड मास्टर थे और जियो मिंग उनके समान स्तर पर थे। क्या यह मजाक नहीं होगा कि उससे कहा जाए कि वह बाहर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है? इसके अलावा एल्डर हुओ सहमत हो गए थे, तो गेहू के पास मना करने का क्या कारण था? जीहू ने उसे विधिवत निर्देश दिया कि वह आंतरिक अकादमी के चयन से पहले वापस लौटना याद रखे। इसके बाद जियो मिंग ने कपड़े पहने और चल पड़ा। हुओ बुजुर्ग द्वारा दी गई गोलियों की बात करें तो जियो मिंग का अभी उन्हें लेने का कोई इरादा नहीं था। उसने महसूस किया कि जब तक उसकी साधना थोड़ी अधिक ठोस नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर था। 3 दिन बाद ग्रीनियान टाउन। काले कपड़े पहने एक छोटा सा व्यक्ति एक जीर्ण शीर्ण सराय में दाखिल हुआ। सराय लोगों से भरी हुई थी, जो इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति के आगमन से चिंतित नहीं थे। काले वस्त्र पहने आदमी में ऐसी क्या असामान्य बात थी? उनके अनुसार वे प्रतिदिन दर्जनों ऐसे लोगों से सामना करते थे। ये काले वस्त्र वाला आदमी बस थोड़ा छोटा था। अरे, क्या आप खाना खाना चाहते हैं या होटल में रहना चाहते हैं? चेहरे पर जख्म के निशान और मांसपेशियों से ढका एक भयंकर बड़ा आदमी बड़ी बड़ी आंखों से जियाओ मिंग के पास आया। काले लबादे में छिपे चेहरे को अच्छी तरह देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए लॉबी में खाने की मेज लगाओ और फिर ऊपर एक कमरा तैयार करो। जैसे कि वह अपने सामने बड़े आदमी के शरीर पर खून की गंध नहीं सूंघ सका, जियो मिंग ने जानबूझकर आवाज बदलकर उदासीनता से जवाब दिया। आज का अध्याय। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। सिमुल। अध्याय 18। सिमुलेशन। एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़कर और स्थिति को ध्यान से देखने के बाद दूसरे पक्ष की साधना को भांपने में असमर्थ प्रतीत होते हुए बड़े आदमी ने जियाओ मिंग द्वारा फेंके गए पैसे के बैग का वजन किया और चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। बहुत अच्छा श्रीमान, यहाँ बैठिए। जियो मिंग ने जिस दिशा में इशारा किया था उस ओर देखा, लेकिन पाया कि वहाँ सभी टेबल भरी हुई थी और कोई भी टेबल खाली नहीं थी। वहाँ और सीटें नहीं हैं। क्षमा करें, कृपया यहाँ बैठें। जियाओ मिंग के याद दिलाने पर दाग धब्बों वाले उस बड़े आदमी ने ऐसे कहा जैसे उसे अभी अभी होश आया हो। जख्मी चेहरे वाले आदमी को देखने के बाद जियो मिंग बिना कुछ कहे उस जगह की ओर चल दिया। जियाओ मिंग की पीठ की ओर देखते हुए मंच के पीछे जाते हुए दागदार चेहरे वाले आदमी के मुंह के कोने पर एक भयंकर मुस्कान दिखाई दी। मंच के पीछे एक मोटा आदमी, जिसका चेहरा काला था और उसका मोटा ऊपरी शरीर खुला हुआ था, ने निशान वाले आदमी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें पता चल गया है कि कौन आ रहा है? हे, कोई छोटा बच्चा होगा जो कहीं से भी निकल कर आ गया होगा। सच में, कोई गलती मत करो, किसी छोटे कद वाले लड़के को मत देखो। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में नस्ल भेद है। ऐसा नहीं है कि छोटी दौड़ नहीं होती। पिछली बार जब तुमने किसी के पीले चेहरे को देखा और कहा कि वह घायल है और पर्याप्त मजबूत नहीं है, जिससे हमें एक चूक में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, अगर हमारे मालिक की ताकत नहीं होती तो हम दफन हो जाते। वेंग शेंग नाम के मोटे आदमी ने अविश्वास से भरे शब्दों में कहा। जाहिर है कि एक बार उसने समझौता कर लिया था। ऐसी टिप्पणी से जख्मी आदमी का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया था और वह लाल चेहरे के साथ ऊंची आवाज में जवाब देना चाहता था,
लेकिन दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के डर से वह केवल अपनी आवाज कम करके चिल्ला सका। अरे, कोई कारण तो होगा ही। कौन जानता था कि फेफड़े खाने वाला भूत वास्तव में झुआन यिन दाओ जैसी ठंडी यिन तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जिससे वह अमानवीय और भूतिया लग रहा था। इसके अलावा हम पिछली बार नहीं हारे थे। झुआन यिन दाओ एक निम्न स्तर की झुआन रैंक तकनीक थी। ये देखकर कि मोटे आदमी को अभी भी थोड़ा संदेह था, बड़े आदमी को फिर से समझाना पड़ा। चिंता मत करो, इस बार मैं गलत नहीं होऊंगा। भले ही इस आदमी ने जानबूझकर अपनी आवाज एक बूढ़े आदमी की तरह रखी, अपने काले लिबादे में छिप गया और यहाँ तक कि अपने हाथों को भी छिपा लिया, फिर भी उसने एक दोष दिखाया। जब उसने अभी पैसे फेंके तो उसकी कलाई खुल गई। उसकी हथेलियों पर झुर्रियों की तुलना में उसकी कलाई की त्वचा अज्ञात संख्या में वर्षों से युवा है, और जब मैंने जानबूझकर उसे ऐसी सीट पर बैठने के लिए कहा जहाँ कोई खाली मेज न हो, तो उसने वास्तव में शांति से मुझसे कहा कि कोई सीट खाली नहीं है। हे, ये निश्चित रूप से कहीं से कोई बिगड़ेल बच्चा है, बहुत बूढ़ा नहीं है और निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम शाम को अपना काम निपटा लेंगे तो रास्ते में ही उससे निपट लेंगे। हे, मोटे आदमी के भोले चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभर आई। ठीक है, बस सुरक्षा के लिए उसके व्यंजन में कुछ मसाले मिला दो। जख्मी आदमी के चेहरे पर भी एक भयावह मुस्कान थी। हालांकि अपने विवेक के आधार पर उसने सोचा कि काले वस्त्र वाला लड़का बहुत ताकतवर नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने सोचा कि उसे अभी भी कुछ असाधारण साधनों की आवश्यकता है। ठीक है, मैं इसमें कुछ नर्म हड्डियों का पाउडर डाल दूंगा। शाम का वक्त था। बिस्तर पर ज़ियाओ मिंग, जो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए और बैठी हुई स्थिति में था, ने चौंककर अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया। आधी रात हो चुकी है और एक और जीवन अनुकरण का समय आ गया है। उसके दिमाग में सिम्युलेटर की आवाज गूंज उठी। डिंग, सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 के रूप में पता चला है। संकेत है कि जीवन सिमुलेशन शुरू करने के लिए है या नहीं। सिम्युलेटर, जीवन सिमुलेशन शुरू करें। सिमुलेशन शुरू होता है। पहला दिन, भोर से 5 घंटे पहले। आप साधना में डूबे हुए हैं। अचानक आपके कान साफ हो जाते हैं और आपको एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। आप अपनी साधना अवस्था से बाहर आते हैं और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, केवल ये देखने के लिए कि वह मोटा आदमी जिसे आपने कल देखा था, एक आदमी को उसके कमरे से खींच रहा है। देखने के बाद आपको पता चलता है कि वे सराय के संरक्षकों पर हमला कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको पहले हमला करना चाहिए, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ने के बाद आपको खोज लिया जाता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद आप मामूली रूप से घायल हो जाते हैं। आप सराय में आपको घेरने वाले सभी लोगों को मार देते हैं, केवल एक आदमी को छोड़कर, जिससे आपको पता चलता है कि आपका लक्ष्य कहाँ है। आप युद्ध की लूट की गिनती करते हैं और जुआन यिन दाओ, एक निम्न स्तरीय जुआन डू विधि, क्यूई विधि, मुरझाई हुई लकड़ी तकनीक और एक उच्च स्तरीय हुआन डू तकनीक, तुयान जुए, प्राप्त करते हैं। सूर्योदय के बाद अपने घावों को ठीक करके आप सराय से निकलकर सीधे अपने लक्ष्यों के स्थान पर जाते हैं। उनके आने का इंतजार करने और एक गुप्त घात में लंबे समय तक उन्हें न देखने के बाद आप आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और दूसरी योजनाएं बनाते हैं। दिन 2 घात लगाने वाले अंततः पहुंचते हैं। आप सुनिश्चित करने के लिए गोली निगल लेते हैं, और जब वे सतर्क नहीं होते हैं तो आप पहले एक गुप्त हमले के लिए टूट पड़ते हैं और उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और एक लड़ाई के बाद दूसरे को हरा देते हैं। आप लूट की गिनती करते हैं और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर और निम्न स्तरीय जुआन डू तकनीक 1000 लाशों का हरा जहर हथेली प्राप्त करते हैं। दिन 3, आपके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और आपने आत्मा को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करने की अनुमति दी है, जिससे यह अधिक आध्यात्मिक हो गया है और इसमें ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के संक्षारक गुण हैं। आत्मा आपको ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर से प्राप्त ऊर्जा में से कुछ खिलाती है और आप 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचते हैं और ग्रीनयान शहर छोड़ देते हैं। दिन 4, आप खुले में उठते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। दिन 9, आप पाते हैं कि आपकी डूकी हुई अधिक सघन हो गई है। दिन 16, आप एक गुप्त क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। थोड़ा निरीक्षण करने पर आपको कई लोग दिखाई देते हैं और वहां कुछ शक्तिशाली लोग नहीं थे। आप वहीं सिकुड़ते हैं, गुप्त क्षेत्र खुल जाता है और आप उसमें प्रवेश करते हैं। दिन 17, गुप्त क्षेत्र में आप और कई अन्य लोग एक औषधीय क्षेत्र पाते हैं। दुर्भाग्य से आपके साथ यात्रा करने वाले बहुत से लोग हैं। आपको केवल आइस स्पिरिट फ्लेम हर्ब, पॉइजन एसेंस हर्ब और फायर ड्रैगन फ्रूट मिलते हैं। दिन 18, आप संयोग से जुबान रैंक मध्यवर्ती डू तकनीक, गुस्सा शेर और पवन स्लैश को छीनने में कामयाब रहे।
आप एक शक्तिशाली डू आत्मा के लालच का सामना करना पड़ा और भागने के लिए मजबूर हो गए। वह ऊर्जा की एक धारा से आकर्षित हुआ और आप भागने में कामयाब रहे। दिन 19, आप और कुछ डू ग्रैंडमास्टर्स जिनसे आप अभी मिले हैं गुप्त क्षेत्र के जंगल से गुजर रहे हैं। जब आपका सामना एक गंभीर रूप से घायल शक्तिशाली डू स्पिरिट से होता है, आप उसे उस डू स्पिरिट के रूप में पहचानते हैं जिसने कल आप पर हमला किया था। आप उसे घेर लेते हैं। शक्तिशाली डू स्पिरिट मर जाता है। आप उसकी स्टोरेज रिंग से मध्यवर्ती स्तर जुबान श्रेणी की डू तकनीक थरी वाटर्स आइस रिफाइनिंग पाते हैं। दिन 20, आपने डू किंग हाई की लड़ाई में उतार चढ़ाव महसूस किया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, आपने वापस भागना शुरू कर दिया, जिसके दौरान आपने कई बार अन्य समूहों का सामना किया। कुछ नहीं हुआ और अंत में गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। दिन 21, आपको एहसास होता है कि आपका फिर से पीछा किया जा रहा है। चोरों की चौथी लहर को मार डालिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। दिन 22, आप अपनी अप्रयुक्त तकनीकों का हिस्सा बेचते हैं और अधिक जड़ी बूटियां खरीदते हैं। दिन 23, आप नीलामी घर में 600,000 सोने के सिक्के खर्च करते हैं और छठी रैंक की जादुई जानवर ज्वाला ब्लू क्रिस्टल आइस मैंगल बीस्ट ज्वाला प्राप्त करते हैं और सुरक्षा के लिए जल्दी निकल जाते हैं। दिन 24, आपने जानवर की लौ को निगल लिया और 2 बैंगनी दिल बैरियर ब्रेकर गोलियां निगल ली ताकि आप 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सके। लगातार सफलताओं के कारण होने वाली डू क्यूई की कमी को स्थिर करने के लिए आपने क्यूई बॉडी पिल ली। दिन 25, आपने समय की गिनती कर ली है और आपको पता चलता है कि इन अकेडमी के ट्रायल शुरू होने वाले हैं और आप अकेडमी की ओर दौड़ पड़ते हैं। दिन 26, जियानान शहर में आप ग्रिफिन पर सवार होकर जियानान अकादमी लौटते हैं और प्रशिक्षकों और सहपाठियों से मिलते हैं। दिन 27, इन अकेडमी परीक्षण आधिकारिक रूप से शुरू होते हैं और आप आसानी से अपने विरोधियों को हरा देते हैं। दिन 34, आप अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। दिन 48, हुगान आपको और 4 अन्य लोगों को जियानान अकादमी की पुस्तक संग्रह हॉल में ले जाता है। हॉल में आप 3 अग्नि के आध्यात्मिक परिवर्तन की गुप्त विधि प्राप्त करते हैं, जो आपको थोड़े समय के लिए अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति देता है। दिन 49, आप और अन्य जो इन अकादमी में आगे बढ़ने में कामयाब रहे, उन्होंने ग्रिफिन बीस्ट पर यात्रा की। ग्रिफिन बीस्ट पर आपने देखा कि कैसे बुजुर्गों ने कारवां पर हमला करने वाले जादुई जानवरों को हराया और मार डाला, और मजबूत के लिए आपका सम्मान बढ़ गया। दिन 50, आप अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता के बड़े छात्रों से छिपते हैं। दिन 60, आप साधना करने के लिए धधकते आकाश की हुई शोधन टॉवर में प्रवेश करते हैं। पतित हृदय ज्वाला से एक ज्वाला आपके शरीर के अंदर प्रकट होती है और आपकी साधना तेजी से आगे बढ़ती है। दिन 99, आप गोली शोधन में लगे हुए हैं और एक तीसरे स्तर की गोली क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड को परिष्कृत करते हैं। दिन 100, आप रिफाइनिंग गोलियों के आदी हैं। दिन 101, आप परिष्कृत गोलियों के आदी हैं और आपने तीसरी श्रेणी की गोली विंड पिल को परिष्कृत कर लिया है। दिन 102, आप अपना निवास छोड़ते हैं और अग्नि ऊर्जा के लिए परिष्कृत की गई गोलियों को बेचने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। दिन 120, आप कुछ दोस्त बनाते हैं। दिन 130, कोई व्यक्ति आपके पास चुनौती के लिए आता है। आप देखते हैं कि उनकी ताकत आपके समान है। आप स्वीकार करते हैं और प्रतिस्पर्धा करने के लिए अखाड़े में जाते हैं। आप जीतने में कामयाब होते हैं और हारने वाले के क्रिस्टल कार्ड से उनके द्वारा दांव पर लगाई गई अग्नि ऊर्जा को घटा देते हैं। दिन 151, आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु एल्डर हो के निवास पर जाते हैं। दिन 157, आप शिक्षा के लिए अपने गुरु एल्डर हो के निवास पर जाते हैं। दिन 169, आप चौथे स्तर की गोली बनाने की तैयारी करते हैं। जड़ी बूटी के भंडार में जाते हैं, जहां आपको कोल्ड स्पिरिट जड़ी बूटी और चौथे स्तर की बर्फ विशेषता वाली जादुई कोर मिलती है। दिन 399, आप धधकते आकाश की हुई शोधन टॉवर में प्रवेश करते हैं और पूरे दिन साधना करते हैं। दिन 400, कोई व्यक्ति आपको चौथी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए खोजता है। दिन 670, आपने एक निश्चित प्रथम स्टार डू स्पिरिट को हराया जिसने आपकी उम्र को देखा और आपको चुनौती देने की कोशिश की। दिन 710, आंतरिक प्रांगण के बाहर जंगल में प्रवेश करने पर आपने कई चौथे रैंक के जादुई जानवरों को मार डाला और चौथे रैंक का जादू कोर प्राप्त किया। दिन 1295, आपको अपने परिवार से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जियाओयान, जो आपसे नीचे था,
ने अपनी डूक्यूई को बेवजह खो दिया था और चाहता था कि आप इसका समाधान सोचें। वास्तव में आप कारण जानते थे, लेकिन आपको लगा कि यह मामला आपके नियंत्रण से बाहर है और आपने एक सती पत्र लिखा। दिन 1460 आपको जियो परिवार के मुखिया जियो झान से एक और पत्र मिला, जो चाहता था कि आप एक यात्रा के लिए परिवार के पास वापस आएं। अपने शब्दों में अपने बेटे जियोयान का जिक्र करते हुए, साथ ही परिवार की ओर से आपकी मदद के बारे में भी। हताशा के कारण आपको अपने स्वामी एल्डहुओ को अलविदा कहना पड़ा और एक जादुई उड़ने वाला जानवर उधार लेना पड़ा। दिन 1470 उड़ती हुई जादुई जानवर पर बैठे हुए आप अचानक एक मजबूत व्यक्ति की आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं और एक कामुक महिला, एक उच्च सितारा डू सम्राट होने के नाते आपके सामने प्रकट होती है। जब वह आपको ऊपर से नीचे तक देखती है तो वह बड़ी संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाती है और आप पकड़े जाते हैं। दिन 1471 आपसे आपकी सारी संपत्ति छीन ली गई है और इस समय आप एक भिखारी से भी अधिक गरीब हैं। दिन 1480 अपने बगल में डू सम्राट को देखते हुए आप अपने शरीर की सीलबंद डूक्यूई को 99वीं बार सक्रिय करने में विफल रहे और डू सम्राट जाग गए और आपको एक अच्छा सबक दिया। दिन 1998 डू सम्राट के दुश्मन दरवाजे पर आते हैं और आपकी डूक्यूई सीलबंद होने के बावजूद डूक्यूई के दुष्परिणामों से हिलकर मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध तीसरी श्रेणी की गोली क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड 600,000 सोने के सिक्के। द्वितीय श्रेणी पवन जादू कोर। कृपया एक का चयन करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C19 जियानान अकादमी की सबसे अमीर। अध्याय 19 जियानान अकादमी का सबसे अमीर व्यक्ति। हे डूक्यूई महाद्वीप वास्तव में खतरनाक है। घर के रास्ते पर यात्रा करते समय भी आपका अपहरण किया जा सकता है। ये डू सम्राट महिला वास्तव में उसके मुंह के कोने फड़कने लगे जब उसने सोचा कि सिम्युलेटर वाली डू सम्राट महिला ने उसे पकड़ने के बाद क्या किया होगा। सिद्धांत रूप में पकड़े जाने के बाद दूसरा पक्ष अभी भी एक महिला डू सम्राट थी, इसलिए उसका पीछा करने से सिस्टम में कुछ उन्नत इनपुट उत्पन्न हुए होंगे, जैसे छठी श्रेणी की गोलियां, उच्च श्रेणी की डू तकनीक, उन्नत औषधीय सामग्री आदि। पकड़े जाना इतना बुरा नहीं है, ये तो सिम्युलेटर में वैसे भी होता रहता है। इससे उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, इसलिए कम से कम इससे पुरस्कार राशि में वृद्धि तो होती है ना। ये बातें इतनी सामान्य हो सकती हैं कि उच्च पदस्थ डू सम्राट भी उन पर नजर नहीं डालेंगे। इसके अलावा स्वयं का नकली संस्करण कम से कम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय कीमियागर माना जाता था, तो वह इसका उपयोग कैसे नहीं कर सकता था। लेकिन देखिए क्या हुआ। सैकड़ों दिनों तक वह फंसा रहा। उसकी डूक्यूई शुरू से अंत तक सील कर दी गई थी, और जो सबसे अधिक दिखाई दे रही थी वह वास्तव में एक द्वितीय श्रेणी का अमृत था, जिसे टाइगर रिटन लाइफ एसेंस पिल कहा जाता था, और उच्च श्रेणी की गोली का कोई अन्य उल्लेख केवल 1 या 2 बार ही दिखाई दिया था। अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा सांस छोड़ते हुए जियाओमिंग ने अपने मन में सिम्युलेटर द्वारा दिए गए विकल्पों में से अपनी पसंद चुनी। तीसरी श्रेणी की गोली क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड 600,000 सोने के सिक्के। द्वितीय श्रेणी का विंड मैजिक कोर। द्वितीय श्रेणी के पवन जादू कोर पर विचार नहीं किया गया, जिसकी कीमत अधिकतम 10,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर थी। इस चीज के लिए क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड, यह एक गोली का नुस्खा था जिसे एल्डहुओ ने अपने शरीर में आग के जहर को खत्म करने के लिए खुद के लिए खोजा था। इस तरह की तीसरी श्रेणी की गोली अब उसके लिए किसी काम की नहीं थी। 600,000 सोने के सिक्कों से वह बहुत सारी जड़ी बूटियां खरीद सकता था, और वह स्वयं कभी भी कुछ बोतलें परिष्कृत कर सकता था। ये स्पष्ट था कि किसे चुनना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार शुद्ध सोने के सिक्के सबसे अच्छे होंगे। 4 या 5 भंडारण छल्लों को छूते हुए, जो एक धागे में पिरोए गए थे और उसकी गर्दन के बीच लटक रहे थे, जियाओमिंग ने वर्षों से अपनी लॉटरी के बारे में सोचते हुए आह भरी। वह वास्तव में अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ आश्चर्यों जैसे स्वर्गीय ज्वाला और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को पाना चाहता था। वह वर्षों से किए गए सिमुलेशनों की सही संख्या की गिनती भूल गए थे और उन्हें गिनने की भी उन्होंने विशेष रूप से परवाह नहीं की थी, लेकिन अब एक मोटा अनुमान है कि उन्होंने लगभग 200 बार सिमुलेशन किए थे। हर बार जब वह कोई वस्तु निकालता था, तो 3 विकल्पों में से कौन सी वस्तु सबसे आम होती थी। 6 सबसे आम श्रेणियां थी सोने के सिक्के, डू तकनीक, क्यूई विधियां, औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां और हथियार।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे आम वस्तुएं हैं जिनकी अधिकांश किसानों को आवश्यकता होती है और वे इन्हें खरीद भी सकते हैं। बेशक कीमियागर बनने के बाद उन्होंने कई कीमियागरों के साथ काम किया और गोलियों और कीमती जड़ी बूटियों के साथ साथ जादुई कोर के नुस्खे भी अक्सर सामने आने लगे। ज़ियाओ मिंग ने उन्हें सामूहिक रूप से 8 स्वर्गीय सिम्युलेटर राजाओं के रूप में संदर्भित किया। सिम्युलेटर द्वारा निकाली गई वस्तुओं को लॉटरी पूल की तरह मानते हुए जीवन सिमुलेशन प्रक्रिया पूल में पुरस्कार डालने के बराबर थी। यदि ऑड्स अनुपात मौजूद न भी हो तो भी जिस भी श्रेणी में सबसे अधिक आइटम होंगे उन्हें निकालने की संभावना अधिक होगी। 8 स्वर्गीय राजाओं के साथ स्वर्गीय ज्वाला जैसी दुर्लभ चीज स्वाभाविक रूप से सैकड़ों वस्तुओं के पुरस्कार पूल में सबसे कम संभावना वाली चीज है और उसने इसे तब से नहीं निकाला था जब से उसने पहली बार फॉलन हॉट फ्लेम निकाला था। इससे ये भी पता चलता है कि हालांकि सिमुलेशन से अच्छी चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन वास्तव में उन वस्तुओं को प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है जिन्हें आप विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि 8 स्वर्गीय राजा वे हैं जिनकी हर किसी को सबसे अधिक आवश्यकता है और जिन्हें हर कोई सबसे अधिक जानता है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ज़ियाओ मिंग ने 30 बार दसियों हजार स्वर्ण सिक्के निकाले और चुने, जैसा कि उसने अभी किया था, और हालांकि हर बार 600,000 नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर ये 8 मिलियन स्वर्ण सिक्के थे। ये सही है, आपने सही सुना, अकेले सिम्युलेटर से उसे 8 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्के मिले, जो कि 80 वर्षों के लिए पूरे जियो परिवार की आय है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में बहुत ताकतवर कई शक्तियां भी इतनी धनराशि जुटाने में असमर्थ रहीं। सोने के सिक्के अभी भी एक छोटी राशि थे। सिम्युलेटर से प्राप्त की हुई विधियां और डू तकनीकें बड़ी थीं। 33 निम्न जुबान श्रेणी की हुई विधियां और डू तकनीकें, 19 मध्यवर्ती जुबान श्रेणी की हुई विधियां और डू तकनीकें और 10 उच्च जुबान श्रेणी की हुई विधियां और डू तकनीकें। 3 निम्न डी श्रेणी डू तकनीकें और की हुई विधियां थीं। बर्फ गुण डू तकनीक, ठंडा स्वर्ग और बर्फीली पृथ्वी, थंडर गुण डू तकनीक, भयानक थंडर द्वंद्व के 9 चक्कर और अग्निगुण डू तकनीक, पौष्टिक आत्माओं का द्वंद्व। अग्निगुण सनन शून्य आत्मा सील के साथ डी क्लास की एक मध्यवर्ती डू तकनीक। एक उन्नत डू तकनीक डी क्लास जिसमें कोई विशेषता नहीं है, पौष्टिक आत्माओं का द्वंद्व। इसके अलावा वहां गोलियां भी थीं। सिम्युलेटर से प्राप्त गोलियां थीं। द्वितीय श्रेणी की गोली की 2 शीशियां, पेवान गोली, आइस हॉट गोली की 5 शीशियां, आइस स्पिरिट गोली की 1 शीशी, नरिशिंग स्पिरिट गोली की 1 शीशी, आइस सेट बोन की 1 शीशी, बोन बिल्डर गोली की 2 शीशियां और नरिशिंग की हुई डिसपर्शन की 1 शीशी। तीसरी श्रेणी की गोलियां, कुल 10 बोतलें। चौथे स्तर की गोलियां, कुल 11 बोतलें। 5वीं श्रेणी की गोलियां, एक है किंग ब्रेकर गोली, दूसरी है ब्लड लॉर्ड्स गोली और तीसरी है क्यूई कल्टीवेशन गोली। निचली स्तर की छठी टियर की गोलियां, एक है ब्रोकन किंग पिल और दूसरी है विटिलिटी पिल। छठी श्रेणी की गोलियां, एक है दीर्घायु हरि ध्यान गोली और दूसरी है क्यूई बनिंग गोली। 7वीं श्रेणी की गोलियां या उससे उच्च, एक है जीवन भक्षण गोली और दूसरी है जीवन लौटाने वाली गोली। लाइव सिम्युलेटर एक गोली या एक बोतल देता है, जिसमें प्रति बोतल 3 गोलियों का मानक पैक होता है। वहां काफी हथियार भी थे, लेकिन सबसे अच्छा हथियार 5वीं श्रेणी की अग्नि जादू कोर वाली तलवार थी जिसे ज़ियाओ मिंग ने जियानान अकादमी जाते समय चुना था, और अन्य कुछ हथियार ज़ियाओ मिंग ने बेच दिए थे, जिससे उसे लगभग 10 लाख स्वर्ण सिक्के मिले थे। 6 या 7 बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां, लकड़ी की विशेषता के साथ 5वीं श्रेणी की जादुई पशु अग्नि, पीच ब्लॉसम फ्लेम, अग्नि के लिए 4 आउटलेट औषधीय कड़ाही और बर्फ की विशेषता के साथ 5वीं श्रेणी की जादुई कोर, सान्यान शून्य आत्मा सील, साधना अनुभव और तीसरे दर्जे की गोली शोधन अनुभव तेज हवा की आध्यात्मिक गोली। 5 भंडारण रिंग, जिनमें एक अग्नि लाल मध्यवर्ती भंडारण रिंग भी शामिल थी, अन्य सभी निम्न श्रेणी के भंडारण रिंग थे। इन भंडारण छल्लों की बदौलत जियो मिंग इतने सारे सोने के सिक्के डालने में सक्षम था, क्योंकि उसे पता था कि जीवन सिम्युलेटर द्वारा दिए गए सभी सोने के सिक्के नकदी हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी चीजें बेकार गैजेट हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ज़ियाओ मिंग को वास्तव में पता चला कि उसने काफी अच्छी चीजें प्राप्त की थीं। अगर वह ये सारी चीजें बेच देता, तो जियो मिंग को लगता कि वह जियानान अकादमी के सबसे अमीर आदमी के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आखिरकार लाइव सिम्युलेटर से प्राप्त चीजों के अलावा जियो मिंग ने खुद भी काफी गोलियां बनाई थीं। इसके अलावा क्यू विधियां, डू तकनीकें, गोली बनाने की विधियां आदि भी थीं, जो उसके गुरु एल्डर वो ने उसे दी थी। ये सब मिलकर ज़ियाओ मिंग की पूरी संपत्ति बन गए। जियानान अकादमी में सबसे अमीर बनना कोई बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, है ना?
बेशक जियाओ मिंग का इस समय इन चीजों को बेचने का कोई इरादा नहीं था, आखिरकार उसके पास पहले से ही एक मजबूत नकदी प्रवाह था। इसलिए जियो मिंग ने इन तकनीकों को अपने पास रखने और समय आने पर उन्हें जियो परिवार में वापस लाने का इरादा किया, ताकि जियो परिवार में कुछ भंडार जोड़ा जा सके। आखिरकार जियो परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, और वह जियो मिंग अपनी जड़ों को भूलने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह थोड़ी मदद कर सकता था। कभी कभी जियाओ मिंग को शर्मिंदगी महसूस होती थी जब वह सोचता था कि कैसे जियाओ कबीला, जो कभी 8 प्राचीन परिवारों में से एक था, इस हद तक गिर गया था कि सर्वोच्च अग्निगुण डू तकनीक एक उच्च स्तरीय हुआन वर्ग थी और डू तकनीक का उच्चतम स्तर एक मध्यवर्ती स्तर जुआन वर्ग था, और इसका अभ्यास केवल कबीले के नेता और बुजुर्गों द्वारा ही किया जा सकता था। बेशक वह जानता था कि जियाओ कबीले का पतन क्यों हुआ। जियाओ परिवार की प्रतिभा की कमी के अलावा गू कबीले के लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, और जियाओ परिवार की कुछ डू तकनीकें निश्चित रूप से गू कबीले के हाथों में चली गईं। गू युआन ने एक बार जियो जुआन से जियो परिवार की देखभाल करने का वादा किया था, और देखभाल अब इस तरह हो गई थी। और फिर गू युआन ने गू जुनर को तोशे प्राचीन देवता की जैद चुराने के लिए भी भेजा था। जियो मिंग को वास्तव में लगा कि गू युआन को अपना नाम बदलकर बेशर्म गू रख लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश खेती की दुनिया ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खा जाते थे। जियाओ मिंग अभी गू युआन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, उसे केवल भविष्य में इस ब्याज को इकट्ठा करना याद रहेगा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C20 सराय को जलाना। अध्याय 20 सराय को जलाना। अब जब उसने 3 विकल्पों में से अपना चुनाव कर लिया था, तो जियो मिंग ने देर नहीं की और उसकी आत्मिक शक्ति उसकी भौहों से फूट पड़ी और तैयारी के लिए उसके शरीर के सामने आ गई। उसने मन ही मन कहा, 6 लाख सोने के सिक्के चुनो। अचानक जियाओ मिंग के सामने सोने के सिक्कों का एक पहाड़ दिखाई दिया, और मन चांदनी के नीचे इन सोने के सिक्कों से एक चमकदार चमक निकल रही थी, और अंधेरा कमरा एक पल के लिए एक सफेद सूरज में चमक उठा। सौभाग्य से जियाओ मिंग इसके लिए तैयार था, और उसने इसे लेने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया, और जैसे ही सोने के सिक्के दिखाई दिए, उसने अपनी स्टोरेज रिंग को उनसे भरना शुरू कर दिया। अपने पिछले अनुभव की बदौलत उसने फुर्ती से आगे बढ़ते हुए अपने सामने मौजूद सभी सोने के सिक्कों को आसानी से पकड़ लिया। कमरे में पीली चमक भी क्षण भर के लिए दिखाई दी, फिर गायब हो गई। जिस कमरे में जियाओ मिंग रह रहा था वह सराय की दूसरी मंजिल पर था, और पीछे की ओर खिड़की के बाहर सराय से संबंधित कुछ छोटे आंगन थे। इस समय पीले कपड़े पहने एक हृष्ट-पुष्ट आदमी ने अपनी आंखें रगड़ी और उस कमरे की खिड़की की ओर देखा जिसमें जियाओ मिंग रह रहा था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत देखा हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी डेंग लाओएर, तुम यहाँ खड़े होकर क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या बॉस ने तुम्हें स्कारफेस को ये बताने के लिए नहीं कहा था कि वे अपना कदम उठाने जा रहे हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इन मोटी भेड़ों को परेशान किया, तो बॉस तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। हो सकता है कि वह गुस्से में तुम्हें गिरफ्तार कर लें और तुम्हें ब्लड सेक्ट को बेच दें। एक पतली सी आकृति चुपचाप आंगन के उत्तर की ओर से आती हुई दिखाई दी। ये वाक्य सुनकर डेंग लाओएर, जो उसी स्थान पर खड़ा था, ने एक पल पहले अपने मन में आए विचारों को दूर कर दिया और दुखी चेहरा बनाकर घूम गया। दुबले पतले व्यक्ति को घूरते हुए उसने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, तुम मेरे बारे में बात करते रहते हो, इतनी ऊंची आवाज में बात करते हो, मानो तुम्हें डर है कि दूसरों को पता न चल जाए। जब समय आएगा तो देखेंगे कि बॉस तुम्हें गिरफ्तार करेगा या मुझे गिरफ्तार कर लो। डेंग लाओएर के प्रत्युत्तर में पतला आदमी घृणा से मुस्कुराया, जैसे कि उसने कोई चुटकुला सुन लिया हो। उसे इस तरह देखकर डेंग लाओएर ने भौहें सिकोड़ ली और उसमें रुचि खो दी। उसने उस आदमी से और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। यदि ऐसा न होता कि इस आदमी की अभी भी कुछ उपयोगिता है और बॉस को इसकी जरूरत है, तो उसने इस आदमी को बहुत पहले ही मार दिया होता। डेंग लाओएर ने मन ही मन सोचा, और एक ठंडी सांस के बाद वह हाथ जोड़कर बाहर चला गया और सराय की लॉबी में चला गया। वह दुबला पतला आदमी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और जानबूझकर लड़ाई की तलाश में था। दोनों व्यक्ति काफी समय से एक दूसरे से भिड़ रहे थे, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह डेंग लाओएर को थोड़ा परेशान करना पसंद करता था, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली क्यों न हो। यही उसके जीवन का आनंद था, और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी ऐसे प्राणी को नहीं मारा था जिसका क्षेत्र उससे ऊंचा था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उच्च क्षेत्र वाले लोगों द्वारा निम्न क्षेत्र वाले लोगों को कम आंकने के दृश्य हर दिन होते थे,
और वैसे भी वह डेंग लाओये से जरा भी नहीं डरता था। यदि वह सचमुच इस आदमी को रक्त संप्रदाय के लोगों को बेच सकता, तो वह सचमुच जानना चाहता कि यह आदमी जो एक बैल के समान बलवान था, जो अब चमड़ी और हड्डियों में तब्दील हो गया है, कैसा दिखेगा। लेकिन वह ये भी जानता था कि यह असंभव था। सराय के अधिकांश लोगों को सॉफ्ट टैंडन दिया गया था, जो एक स्वादहीन रंगहीन पाउडर था जिसका पता लगाना कठिन था और जो डू मास्टर को कमजोर बना सकता था और उसकी लड़ाकू ऊर्जा को बढ़ाने में असमर्थ बना सकता था। इसलिए भले ही उन्हें पता चल जाए कि वह और अन्य क्या कर रहे थे, वे भागने में सक्षम नहीं होंगे। डेंग लाओये को सजा देने के लिए इस पर भरोसा करने की कोशिश निस्संदेह मूर्खतापूर्ण थी। सॉफ्ट टैंडन पाउडर भी एक कारण था जिसके कारण वह बिना किसी संयम और एक प्रकार की लापरवाही के साथ बोल रहे थे। दुबले पतले आदमी ने बड़े अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया, फिर उत्साहित हो गया। इस बार काफी मोटी भीड़ें हैं, साथ ही दिन में वे लोग भी हैं। मेरे पास जाने के लिए पर्याप्त पैसा बच जाना चाहिए। हे। वह जितना अधिक बोलता गया, उतनी ही धीमी आवाज में फुसफुसाता गया और अंततः तिरस्कार की हल्की हंसी के साथ वह पतला आदमी भी सराय की लॉबी में दाखिल हुआ। दूसरी मंजिल पर खिड़की। ज़ियाओ मिंग खिड़की के पास खड़ा था और एक पल पहले हुई बातचीत को खिड़की के छेद से सुन रहा था, बिना एक भी शब्द बोले। बस उसके कान में कुछ था। ये वही मामला रहा होगा जिसका उल्लेख सिम्युलेटर ने किया था। ऐसा लगता है कि मैं दिन के दौरान सही था। यह एक अंधेरी सराय है। सौभाग्य से मैंने इस सराय से कोई भोजन नहीं खाया, न ही मैंने उनकी कटलरी को छुआ, अन्यथा मुझे वापस लौटने के लिए कीवी गोली खर्च करनी पड़ती। जियो मिंग ने एक उदासीन चेहरे के साथ सोचा। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इस तरह की चीज का दिखना कुछ ऐसा नहीं था जिससे लोगों को आश्चर्य होना चाहिए। 10 में से 2 सराय का ईमानदारी से व्यापार करना एक अच्छी बात मानी जाती है। हालांकि सिम्युलेटर में मैंने उन्हें भोर से 5 घंटे पहले चलते हुए देखा। तब तक वे काफी समय से वहां थे और पहले की बातचीत को मिलाकर वे शायद जल्द ही हमला करने वाले हैं और तब तक उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि जीवन का अनुकरण करने के लिए सिम्युलेटर का उपयोग करना बहुत तेज था और यद्यपि इस प्रक्रिया से उसके दिमाग में पाठों की एक श्रृंखला बन जाती थी, लेकिन ज़ियाओ मिंग को इसकी सभी सामग्री जानने के लिए केवल एक पल का समय लगा। चयन के बाद भंडारण रिंग में सोने के सिक्कों को रखने की प्रक्रिया में संभवतः 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा होगा। दूसरे शब्दों में, इस समय मध्यरात्रि के बाद ज्यादा समय नहीं बीता था, जिसका अर्थ था कि वह उस समय से लगभग 1 घंटा दूर था जब उसने पाया था कि ग्राहकों को ले जाया जा रहा था। यदि उनकी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ने दिया गया, तो सराय में रहने वाले इन ग्राहकों से वे एक ही झटके में निपट सकते थे और ज़ियाओ मिंग को उनसे निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया जा सकता था। ज़ियाओ मिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि सराय में रहने वाले ये लोग मरेंगे या नहीं, या उन्हें रक्त संप्रदाय को बेच दिया जाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि वह इसके प्रति उदासीन था, लेकिन एक तो वे अजनबी थे और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अच्छे लोग भी नहीं आते थे, तो वह बुरे लोगों के प्रति सहानुभूति कैसे महसूस कर सकता था। हालांकि ऐसे लोगों के बारे में कुछ किया जा सकता था और भले ही सिमुलेशन में ही वह उन डीलरों को खत्म करने में कामयाब हो गया, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे बदल नहीं सकते थे। सुरक्षा की दृष्टि से उन ग्राहकों को ही पहल करने देना सबसे अच्छा था। ये तुम्हारे लिए भी है न? कम से कम तुम सिमुलेशन की तरह व्यर्थ नहीं मरोगे। ये सोचते हुए ज़ियाओ मिंग के मूल रूप से शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अपना दाहिना हाथ उठाते ही उसकी पीली तर्जनी उंगली के सिरे से एक मोहक खिलती हुई गुलाबी लौ निकली। ये पीच ब्लॉसम फ्लेम थी, एक जानवर की लौ जिसे ज़ियाओ मिंग ने सिम्युलेटर के माध्यम से प्राप्त किया था, जो कि एक दुर्लभ 5वें रैंक की लकड़ी के जादुई जानवर कुई म्यू जानवर के शरीर से उत्पन्न हुई थी। उनके गुरु एल्डर हुओ ने भी उनके लिए एक जानवर ज्वाला 6ठी रैंक ब्लू घोस्ट क्रिस्टल ज्वाला ढूंढी थी। 6ठी रैंक ब्लू घोस्ट क्रिस्टल फ्लेम की तुलना में दोनों लगभग एक ही स्तर के हैं। जियो मिंग ने आत्मा को एक ही समय में इन 2 लपटों को अवशोषित करने दिया था और उस समय उसने सोचा था कि उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। हालांकि जब आत्मा ने ज्वाला को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया, तो चक्रवात को अधिक ऊर्जा वापस नहीं मिली। ज़ियाओ मिंग ने सोचा कि आत्मा को ऊर्जा का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए करना चाहिए था। बाद में उसने आत्मा से हमला करने की कोशिश की और यह पहले की तरह कमजोर नहीं थी। इसने एक पल में चट्टान को पिघला दिया और इसकी शक्ति अतुलनीय थी। आत्मा की आध्यात्मिकता अब नंगी आंखों से पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। आत्मा द्वारा 2 पशु अग्नि को भस्म करने के बाद जियो मिंग भी आधिकारिक तौर पर दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए आत्मा ऊर्जा को जुटा सकता था। ट्विन स्पिरिट्स के दूसरे उदय की अभ्यास पद्धति स्वयं एक डी क्लास तकनीक थी,
और उसके शरीर में संग्रहित डू क्यूई की मात्रा उसे उसी रैंक के कई डू ग्रैंड मास्टर से घिरे रहने की अनुमति देती थी, बिना डू क्यूई के खत्म हो जाने के डर के। इस समय ज़ियाओ मिंग ने ब्लू घोस्ट क्रिस्टल फ्लेम के स्थान पर पीच ब्लॉसम फ्लेम को बुलाया क्योंकि पूर्वन्य की तुलना में अधिक शांत था। स्वाभाविक रूप से ज्वाला के तापमान और विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में ये गहरे नीले क्रिस्टल ज्वाला से नीच था। ये सराय में आग लगाने के लिए एकदम उपयुक्त था। इससे सभी को शांतिपूर्वक जगाया जा सकता था और साथ ही आग को इतना भयंकर होने से रोका जा सकता था कि वह गलती से मित्र देशों की सेना को घायल कर दे। ज़ियाओ मिंग की बाह की एक लहर के साथ गुलाबी लपटें धीरे धीरे हवा में फैल गईं और ज़ियाओ मिंग के कमरे के तिरछे विपरीत दिशा में स्थित कमरे के दरवाजे तक पहुंच गईं। एक क्षण में गुलाबी आग फैल गई और फैल गई। ये देखकर ज़ियाओ मिंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। बिस्तर पर वापस आकर उसने बिस्तर पर लटके काले लिबादे को उठाया और उसे अपने शरीर पर खींच लिया। उसके शरीर में डू क्यूई के प्रवाह के साथ उसका आकार टिमटिमाया और कमरे से गायब हो गया।